Welcome to Study Unscripted. This is the third lecture and the last lecture also of structure of atom. In lecture 1 and lecture 2 we have completed the majority of the portion of this chapter. या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कौन डिटरमाइन करता है n प्लस l और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम होता है लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो सिर्फ डिटरमाइन होता है किसकी वजह से n पे. यहाँ बस बोल रहा है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों सेम नहीं होते आर नॉट सिनोनिमस. जो ऑर्बिट होता है दिस वाज प्रपोज्ड बाय बोर, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पेज. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज सब टॉपिक 2.6.3. सो लेट्स डिस्कस दिस. ओके, तो यहाँ पे तुम देखते हो सिमेट्री की वजह से स्टेबिलिटी जो क्रिएट हो रहा है और दूसरा जो होता है ना स्टेबिलिटी वो होता है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी. तो उसे देख लेते हैं. Welcome to Study Unscripted. This is the third lecture and the last lecture also of structure of atom. In lecture 1 and lecture 2 we have completed the majority of the portion of this chapter, and in this lecture we are going to cover the last some topics given by the NTA syllabus यहाँ पे देख लो, in which we are going to check the quantum mechanical model, then the Schrödinger equation, then the quantum number. okay, और जो भी like significance है SPDF orbitals किसको देखने वाले हैं और जो different type of rules हैं like Abbaugh के Pauli's के. Okay, so let's get started with this lecture. So we have to start with the topic 2.6, that is the quantum mechanical model of atom. So let's read the text first. Now, what is the classical mechanics? Okay, so this classical mechanics is based on the Newton's law of motion और ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है लाइक फॉलिंग ऑफ स्टोन ऑर्बिटिंग प्लैनेट, बट दिस क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स इन द माइक्रोस्कोपिक. देखो हाउएवर इट फेल्स व्हेन इट इज अप्लाइड टू द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक द इलेक्ट्रॉन, एटॉम, मॉलिक्यूल्स etc. So this is mainly because the fact that the classical mechanics ignore the concept of dual behavior of matter. And again यहाँ पे certain different type के questions create हो सकते हैं. For example, it will ask कि this classical mechanics fails in the micro particles. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए फेल होता है और उसका जो रीजन होगा एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन कि वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को. ओके, ये इग्नोर करता है. देखो क्लासिकल मैकेनिक इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर स्पेशली फॉर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब, एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो ये किस किस कंडीशन को इग्नोर कर रहा है, किस किस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहा है. तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर फॉर द स्पेशली सब पार्टिकल्स और जो सेकेंड है फॉर द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इन दोनों को ये क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है. नाउ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट मेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड द क्वांटम मैकेनिक्स. नाउ यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन है दिस इज वाई, क्योंकि ये माइक्रो और मैक्रो दोनों पे अप्लाई हो रहा है. देखो quantum mechanics is a theoretical science that deals with the study of motion of the microscopic objects that have both observable wave like and the particle like properties. यानी कि डुअल नेचर को इग्नोर नहीं कर रहा है. ओके, सो इट स्पेसिफाइज द लॉ ऑफ मोशन दैट these objects obey. Now when quantum mechanics applied to the microscopic object, देखो हमने पहले देखा ये माइक्रो पे भी अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे देखो अब ये लिख रहा है ये मैक्रो पे भी अप्लाई हो रहा है. तो ये दोनों जगह अप्लाई हो रहा है कौन, क्वांटम मैकेनिक्स. बट जो क्लासिकल था वो सिर्फ मैक्रो पे अप्लाई हो रहा था. दैट वाज नॉट अप्लाइड ऑन द माइक्रोस्कोपिक, वो इग्नोर कर रहा था डुअल बिहेवियर नेचर को. ओके, नाउ देखो फॉर विच वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर इनसिग्निफिकेंट द रिजल्ट आर द सेम एज दोज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स. सो ऑलवेज कीप इन माइंड जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे वेव लाइक प्रॉपर्टीज इनसिग्निफिकेंट होता है. जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमने देखा कि ये अप्लाई हो रहा है मैक्रो पे क्वांटम में, बट ऐसा तो था नहीं कि ये क्लासिकल में अप्लाई नहीं हो पा रहा था क्वांटम में. ओके, तो ये जो मैक्रो है ये क्वांटम में भी अप्लाई हो रहा है और ये क्लासिकल में भी अप्लाई हो रहा था. माइक्रो के साथ प्रॉब्लम था ना. तो यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स में या फिर जो क्लासिकल मैकेनिक्स में दोनों जो मैक्रो पे अप्लाई हो रहा था वो दोनों सिमिलर है, यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है. और हमेशा ध्यान देना इस मैक्रो पे इनसिग्निफिकेंट होगा वेव लाइक प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय वर्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर. तो ये दोनों साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको तुम हाईलाइट ही कर लो कि किन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में हेल्प करा था. दैट वाज हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर. हाउएवर
वी शैल डिस्कस द क्वांटम मैकेनिक्स विच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वेव मोशन। और यहाँ पे जो वेव मोशन है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रीक वर्ड होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हम साई बोलते हैं, PSI। ओके, इसलिए मैं इसको साई बोल रहा हूँ। नाउ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय द श्रोडिंगर एंड इट वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स आल्सो इन 1933। तो इसको ध्यान देना, भले ही क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसको डेवलप करने के लिए दोनों साइंटिस्ट हैं लाइक हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर, बट जो फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का वो इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है श्रोडिंगर ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है इन फिजिक्स। तो ध्यान देना, केमिस्ट्री का चैप्टर है बट इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था। सो दिस इक्वेशंस विच इनकॉर्पोरेट्स वेव लाइक डुअलिटी ऑफ मैटर as proposed by de Broglie is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it. So you learn the solution of different systems in the higher classes, और हायर क्लासेस कोई आने वाला है नहीं तुम्हारा, सो यहाँ पे इस टॉपिक को खत्म करो। ओके, तो हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जितना एनसीईआरटी बोल रहा है बस उसको देखना है। नाउ फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटॉम और अ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज एच साई इक्वल टू ई साई। यहाँ पे जो एच है दैट इज द हैमिल्टनियन, और यहाँ पे जो साई है दैट इज द वेव फंक्शन। अब देखते हैं, श्रोडिंगर गिव अ रेसिपी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस ऑपरेटर फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे जो ई है दैट इज द टोटल एनर्जी। तो तुम्हें ई भी पता है क्या है, एच भी पता है क्या, और साई भी पता है क्या है, दैट इज द वेव फंक्शन हैमिल्टनियन, और ये जो ई है दैट इज द टोटल एनर्जी। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, attractive potential between the electrons and nuclei, and repulsive potential among the electrons and nuclei individually. So solution of this equation gives E and psi, यानी कि एनर्जी और वेव फंक्शन दोनों को बताता है। तो तुम्हें ध्यान देना है, जो श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है उसकी वजह से हमें किस चीज का सॉल्यूशन मिलता है, हमें मिलता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन गिव्स एनर्जी एंड वेव फंक्शन दोनों। तो तुमको एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना है, वो है ये इक्वेशन। ओके, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन उतने बन नहीं पाएंगे बिकॉज ये साइंटिस्ट बेस्ड हैं ज़्यादातर। बस में साइंटिस्ट के नाम को ध्यान देना है, और ये ध्यान देना है जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो सिर्फ मैक्रो पे अप्लाई हो पा रहा था, वो माइक्रो पे अप्लाई नहीं हो रहा था क्लासिकल। ओके, सो इसका जो रीजन था ये था कि वो क्या करता था, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को फॉलो नहीं करता था, स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन दोनों के लिए फॉलो नहीं करता था, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया गया। इस क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने के लिए दो साइंटिस्ट ने यूज अपना नॉलेज करा, और वो थे हाइजेनबर्ग और दूसरे थे श्रोडिंगर। फिर एक इक्वेशन डेवलप्ड हुआ और वो इक्वेशन दिया गया बाय द श्रोडिंगर, और ये रहा वो इक्वेशन। और इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या पता चला, एनर्जी ई एंड वेव फंक्शन साई। ओके, सो टिल हियर ये बस इतना ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, that is the hydrogen atom and the Schrödinger equation. So again we have to discuss more about this Schrödinger equation. तो देखते हैं, when Schrödinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy levels of electron can occupy and corresponding wave functions psi of the electron associated with each energy level. So तुम कह सकते हो जब ये Schrödinger का इक्वेशन यूज हुआ फॉर हाइड्रोजन, तो हमें क्या क्या पता चला। तो इससे ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, हमें वही चीज पता लगेगा जो श्रोडिंगर का इक्वेशन देने के लिए काबिल है, दैट इज ई, एंड सेकेंड दैट इज वेव फंक्शन। तो हमें क्या पता चलता है, एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स एंड वेव फंक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड करस्पॉन्डिंग द वेव फंक्शंस दैट इज साई ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पता चल रहा है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यहाँ पे जो क्वांटाइज एनर्जी स्टेट है और दूसरा जो हमारा वेव फंक्शन है, इसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे द क्वांटाइज एनर्जी स्टेट एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। तो तुम्हें ध्यान देना है कि ये जो श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है, इसकी वजह से हमें क्या पता चला, एनर्जी स्टेट, और सेकेंड था वो हमारा वेव फंक्शन, और इन दोनों की वजह से हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। और वो 3 क्वांटम नंबर्स हैं जो है फर्स्ट दैट इज एन, देन एल, देन एम, एन एल एम। तो जो एन है दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो एल है दैट इज द एजीमुथल, और जो एम है दैट इज द
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और तुम्हें पता होगा कि सबके बारे में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिसको हम देखने वाले हैं इन द अपकमिंग पेज, जिसमें हम प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक जो कि ओरिएंटेशन के लिए होता है उसको हम देखेंगे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन तब वहाँ पे स्पिन आता है। तो अभी हम पे इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बातें कर रहे हैं, अभी हम इस बारे में बातें करें कि श्रोडिंगर की इक्वेशन से जो हमें चीजें पता चली हैं उसकी वजह से कितने क्वांटम नंबर जनरेट होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आस्क हो सकता है कि you got to know about the three quantum numbers, that is NLM. Okay, so arises as a natural consequence in the solution of Schrodinger equation. ये हमें मिल गया. Now when an electron is in any energy state, the wave function corresponding to the energy state contain all information about the electron. ये बहुत ही बेसिक बात है, बिकॉज जब तुम श्रोडिंगर की इक्वेशन से फाइंड आउट कर रहे थे एनर्जी स्टेट को या उसके वेव फंक्शन को, तो उसकी वजह से हमें 3 क्वांटम नंबर मिल रहे थे। यहाँ तक तुम्हें क्लियर है? नाउ यहाँ पे जो तुमने एनर्जी स्टेट और ये वेव फंक्शन की वजह से जिस इलेक्ट्रॉन के लिए तुमने पता करा है उस इलेक्ट्रॉन की तो जानकारी रहेगी ना इसके पास। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसको तुम लिख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ठीक है, जहाँ पे वो रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस कह लो। सो ऑर्बिट क्या होता है? दैट इज नथिंग बट द एनर्जी स्टेट। सो its wave function has all information about that electron. ओके, तो उसके वेव फंक्शन के पास सारा इंफॉर्मेशन रहता है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट या एनर्जी स्टेट में अवेलेबल है तो। नाउ द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटॉम एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे जो साई है विच इज नॉन एज द वेव फंक्शन, इसके पास कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर लो जिसके लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटॉम एंड एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। सो दिस टू स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस wave function. Okay, so such wave function of hydrogen or hydrogen like species with one electron are called atomic orbitals. Now such wave functions partitioning to one electron species are called one electron system. The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to magnitude का square wave function के लिए at that point. तो ये भी एक important statement है। probability of finding of electron at a point within an orbit क्या होता है? That is proportional to chi to the whole square, वो भी मैग्नीट्यूड में। ओके, सो दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो तुम्हें मॉक के टेस्ट में भी मिले होंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस अगर जो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर्स होते हैं उस पर। ओके, नाउ द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम सक्सेसफुली प्रिडिक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग सम फिनोमिनन दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोहर मॉडल। तो डोंट वरी, यहाँ से कोई ऐसे क्वेश्चन जनरेट नहीं होने वाले हैं, जो जनरेट होने वाले मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सो अगेन यहाँ पे जो हमने ये वाला स्टेटमेंट देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था इन एन एटॉम, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसे ध्यान देना। ओके, नाउ यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या प्रॉब्लम्स है अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो, ये अप्लाई नहीं हो पाता फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये हमेशा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए अप्लाइड होता है। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉम presents a difficulty. The Schrodinger equation cannot be solved exactly for the multi electron atom. यहाँ पे देख लो, cannot be solved exactly for multi electron atom. The difficulty can be overcome by using the approximate method. तो उस difficulty को अगर खत्म करना है, so we are going to use the approximate methods. So such calculations with the aid of modern computers, so that how the orbitals in atoms other than hydrogen do not differ in any radical way from the hydrogen orbital discuss above. तो इसका जो समराइज फॉर्म यही है कि देखो, श्रोडिंगर का इक्वेशन सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए होता है, दैट इज द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसको हम बोलते थे एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे हमने देखा था। ओके, सो जब तुम्हारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉम आते हैं तो उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द अप्रोक्सीमेट मेथड। ओके, ये रहा अप्रोक्सीमेट मेथड। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस अप्रोक्सीमेट मेथड की हेल्प से हम कैलकुलेशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस शोज दैट ऑर्बिटल्स इन एटॉम अदर देन हाइड्रोजन डू नॉट डिफर इन एनी रेडिकल वे फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑर्बिटल डिस्कस अबव। ओके, तो ओवरऑल बात यह है कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉम है
उसके लिए अप्रोक्सीमेट मेथड को लेकर वी यूज द मॉडर्न टूल्स, और उसकी वजह से हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर पाते हैं. नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट. द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ दीज ऑल ऑर्बिटल्स आर समवट कॉन्ट्रैक्टेड. ठीक है. फर्दर एज यू सेल सी लेटर इन द सबसेक्शन 2.6.3 और यहाँ पे आगे, unlike orbitals of hydrogen या hydrogen like species whose energy depend only on the quantum number n, बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे n प्लस एल पे डिपेंड करता है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर वन इलेक्ट्रॉन वहां पे किस पे डिपेंड करता है, ओनली फॉर n. इस पे कई सारे मॉक में क्वेश्चन भी बनते हैं. ओके, सो दिस इज n एंड दिस इज n प्लस एल. चलो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉम, यहाँ पे देख लेते हैं. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉम इज द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम विच इमर्जेस फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशंस, जो हमने देख रखा है. नाउ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस. फर्स्ट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉम इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड यानी कि ये मतलब होता है ना, इसको तुम फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में नहीं ले सकते हो, ये एक होल नंबर में होगा, लाइक 0 1 2 3 ऐसे फॉर्म में होगा. तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्वांटाइज है, बस ये इतना बोल रहा है. ओके, दैट इज कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज, फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एटॉम. तो ऐसा नहीं है कि ये आधा और डेसिमल ऐसा कुछ वैल्यू होगा. सेकेंड पॉइंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर अलाउड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. तो ये भी तुम हाईलाइट कर लो कि क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होने की वजह से इनका जो लेवल है इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज. यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, यहाँ जो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की जब भी बातें करोगे तो वहाँ पे तुम वेव लाइक प्रॉपर्टीज को कंसिडर करोगे फॉर दैट इलेक्ट्रॉन. बिकॉज इन द अर्लियर लेक्चर वी हैव सीन दैट कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी डुअल नेचर को शो करता है, डुअलिटी को शो करता है, बट इन द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स दिस शोज द वेव लाइक प्रॉपर्टीज. ओके, एंड आर अलाउड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. नाउ जो थर्ड इक्वेशन है, सॉरी जो थर्ड पॉइंट है, both the exact position and exact velocity of electron in atom cannot be determined. ये क्या बोल रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को बोल रहा है. ओके, तो तुम एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों वैल्यू को पता नहीं कर सकते हो कि उसकी पोजीशन क्या है या उसकी वेलोसिटी क्या है. ओके, सो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटॉम देयरफॉर कैन नेवर बी डिटरमाइंड और नोन एक्यूरेटली. दिस इज व्हाई, as you shall see later on, one talks of only probability of finding electron at different points in an atom. तो यहाँ पे जो टर्म प्रोबेबिलिटी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम फिक्स्ड नहीं है, हम श्योर नहीं है, वी आर ओनली एक हमारा तुक्का है कि वहाँ पे मिल सकता है. वी कैन नॉट एक्यूरेटली डिटरमाइन दैट पोजिशन या वेलोसिटी एट द सेम टाइम, हमेशा ध्यान रखना. और इसको हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी देख रखा है ठीक से. नाउ फोर्थ पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉम. तो ये तो स्टेटमेंट है, इसको तुम्हें करना है याद. अब इसके बारे में देखते हैं इसमें थ्योरी में क्या दे रखा है. whenever electron is described by a wave function, we say that the electron occupies that orbital. Since many such wave functions are possible for an electron, there are many atomic orbital in an atom. So one electron orbital wave functions or orbital from the basis of electronic structure of atom. यहाँ पे देखो क्या है, in each orbital the electron has a definite energy. We know that an orbital cannot contain more than 2 electrons. तभी तो हम देखते हैं ना ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल एस में एक ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और वो दोनों के जो स्पिन होते हैं वो अपोजिट होते हैं. ओके, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉम द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर ईच इलेक्ट्रॉन. फॉर एन, देखो इंक्रीजिंग एनर्जी का मतलब यही है ना, ये अबाउ को फॉलो करता है, दैट इज वाई इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से फिल्ड होता है, जिसको हम अपकमिंग टॉपिक में देखने वाले हैं इन द सेम लेक्चर. ओके, नाउ फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉम देयर सेल देयरफॉर बी एन ऑर्बिटल वेव फंक्शंस characteristics of orbital it occupies. So all the information about the electron in an atom is stored in the orbital wave function, and the quantum mechanics makes it possible to extract this information out of wave function. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है कि जितना भी इंफॉर्मेशन होता है किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में एक एटॉम के अंदर, वो स्टोर्ड कहाँ पे होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द ऑर्बिटल वेव फंक्शन.
जिसको हमने पहले भी देख रखा है। ये सेम चीज रिपीटेड है, तो 2 बार रिपीटेड है तो इंपॉर्टेंट है, तो उसको कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। नाउ पॉइंट 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटॉम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शंस, जिसको हमने पहले भी देखा था और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, देखो। एंड दैट इज नॉन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, for the value of this probability density at different points within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where the electron will be most probably be found। तो यहाँ पे भी probably term use हो रहा है बिकॉज हम accurately surely नहीं बोल सकते कि हाँ उसी जगह पे मिलने वाला है। ओके, क्योंकि हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। Now the next topic, that is the orbital and the quantum numbers। So in this topic we are going to see that N, L, M and the spin। यहाँ पे हम प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और जो स्पिन क्वांटम है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम्स को देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटॉम। नाउ क्वालिटेटिवली दीज ऑर्बिटल्स, यहाँ पे क्वालिटेटिवली है, ध्यान देना। दीज ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, शेप एंड द ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन किसके लिए है? मैग्नेटिक के लिए है, साइज प्रिंसिपल के लिए है, शेप एजीमुथल के लिए है। नाउ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डिफरेंट जो हमने टर्म्स देखा ना, ये किस पे बेस्ड है? क्वालिटी पे बेस्ड है, दैट इज वाई इसने क्वालिटेटिवली बोला था। नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो। एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स दैट देयर इज मोर chances of finding electron near the nucleus. Similarly, shape and orientation means that there is more probability of finding an electron along a certain direction than along the others। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बता रखा है? यहाँ पे बता रखा है स्मॉलर साइज होने से क्या फायदा है। सपोज करो कि तुम बात कर रहे हो 1s के बारे में, तो ये तो थोड़ा छोटा होगा ना, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे होगी? ये न्यूक्लियस के काफी करीब है। फिर जब तुम बातें कर रहे हो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की, जब तुम बातें कर रहे हो तो वहाँ पे एल आ जा रहा है, एम आ जा रहा है, तो यहाँ पे तुम शेप भी देख रहे हो, फिर यहाँ पे तुम ओरिएंटेशन भी देख रहे हो। तो तुम यहाँ पे सिर्फ साइज को देख के नहीं बता सकते हो, यहाँ पे तुम्हें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी मिल जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस एजीमुथल एंड द मैग्नेटिक ओरिएंटेशंस। ओके, इन अ सर्टेन डायरेक्शन तुम्हें डायरेक्शन पता चल जाता है। नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज अ क्वांटम नंबर्स। नाउ ईच ऑर्बिटल इज डिजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर। तो जब हम ऑर्बिटल्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 क्वांटम नंबर्स, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 क्वांटम नंबर्स। बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो उसमें हम स्पिन को भी जोड़ते हैं, बट जब ऑर्बिटल को हम देखते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ N, L, M को देखते हैं, दैट इज द 3 क्वांटम नंबर्स। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N। नाउ ये जो क्वांटम नंबर है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसका देखो वैल्यू कैसा है, n इज इक्वल टू 1 2 3। ये किस किस चीज़ों को बताता है? ये साइज को बता सकता है और ये काफी हद तक एनर्जी को भी बता सकता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटॉम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, सो इन दैट सिचुएशन वी आर एबल टू टेल अबाउट द एनर्जी ऑल्सो एंड वी आर एबल टू टेल अबाउट द साइज ऑफ दैट ऑर्बिटल ऑल्सो। ओके, सो दीज बोथ आर डिपेंडेंट ऑन n। तो तुम ऐसे लिख लो, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी, और एक और याद रखना, that is the number of orbitals। Number of orbitals is equal to n square। Okay, so let's read this। The principal quantum number identifies the cell with the increasing value of n, the number of allowed orbital increases and are given by n square। तो जो मैंने यहाँ पे बता रखा है, all the orbitals of a given value of n constitute a single cell of atom and they are represented by the following letters like n is equal to 1 2 3 4, जिसको हम k एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और तुम नोटिस कर सकते हो, दैट इज ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन वैल्यू n, ये क्या करता है? सिंगल सेल ऑफ एटॉम को डिनोट करता है। तो यहाँ पे सिंगल टर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिख दिया था। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ n एंड दैट इज वाई यहाँ पे n इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सो यहाँ पे इसका रीजन है कि क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज जैसे जैसे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना, वैसे वैसे ही निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दूर जा पाते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से। बिकॉज नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी? पॉजिटिव और निगेटिव की उनको अट्रैक्ट करना।
बट अगर तुम उसको दूर करना चाहते हो तो तुम्हें एक एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होगा ऐसे काम को करने के लिए, एंड दैट इज वाई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. Now let's move to the next quantum number, that is L, and this is known as the azimuthal quantum number. Okay, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिड्यूरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं. बट जो सबसे फेमस टर्म जो यूज होते हैं दैट इज एजीमुथल, बट तुम्हें भूलना नहीं है, दैट इज इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर. तो ये क्या क्या के बारे में बताता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे. ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और वो भी 3 डायमेंशनल. ये 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी रखता है. फॉर अ वैल्यू ऑफ एन एल कैन हैव एन वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, दैट इज फॉर अ गिवन एन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल आर 0, 1, 2. तो ये जो स्टेटमेंट था ना, इसको समझने के लिए तुम्हें कुछ एग्जाम्पल को देखना होगा. फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं. अगर तुम n इज इक्वल टू 1 लेते हो तो l क्या हो सकता है, l इज इक्वल टू 0 हो सकता है. अगर तुम n इज इक्वल टू 2 ले सकते हो तो l क्या हो सकता है, वेट, l होगा n-1. तो l क्या हो सकता है, l हो सकता है 0 and 1. बट तुम जब n इज इक्वल टू 3 लोगे तो l क्या हो सकता है, l हो सकता है 0, 1, 2. तो ये डिफरेंट वैल्यूज है. ओके, जो तुम्हें ध्यान देना है. यहाँ पे देखो, फॉर n इज इक्वल टू 3 द पॉसिबल l वैल्यूज आर 0, 1 एंड 2. जब तुम क्वांटम नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब तुम्हें वहां पे हेल्प होगा कि कैसे तुम नोटिस करोगे कि ऑन द वैल्यू ऑफ n l डिपेंड हो रहा है. ठीक है. नाउ ईच सेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब सेल या सब लेवल्स. तो सब सेल को हम सब लेवल भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. नाउ द नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ प्रिंसिपल सेल is equal to the value of n. For example, in the first cell n is equal to 1, there is only one subcell which is corresponding to l is equal to 0. तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. तो ये पहले तुम बॉक्स को देखो, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है तो l क्या हो सकता है, 0. तो यहाँ पे जो सबसेल नोटेशन होगा दैट इज 1s. जब 2 है तो यहाँ पे l क्या है 0, और यहाँ पे है 2s. बट l तो दो वैल्यू हो सकता है ना 2 के लिए. तो देखो n इज इक्वल टू 1 भी है, l इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 2p भी है. तो इन सबको करो साइड, और चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है, वैल्यू ऑफ l जो सेकेंड है दैट इज ओके, यहाँ पे लिखो सब सेल, और यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. सो जो वैल्यू ऑफ l है, सपोज करो कि अगर वो वैल्यू है 0, तो सबसेल क्या होगा उसका, उसका सबसेल होगा s, और उसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा 1. ठीक है. अगर वैल्यू है 1 तो उसका जो सबसेल होगा दैट विल बी p, और उसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 3. अगर सपोज करो कि वो वैल्यू ऑफ l क्या है, चलो मैं आप लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ l है इज इक्वल टू 2, तो वहां पे जो सबसेल होगा दैट विल बी इक्वल टू d, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, वो होंगे 5. d को ऐसे लिखते हो ना, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10. सो क्वाइट इजी, कोई टेंशन का नहीं है चीज यहाँ पे. सो लेट्स रीड दिस पैरा जो बाकी था. सो देयर आर 2 सबसेल्स लाइक l इज इक्वल टू 0 एंड 1. कब, जब n इज इक्वल टू 2 होगा तब. नाउ वहां पे जब 3 सबसेल होंगे, कब, जब n इज इक्वल टू होगा 3, एंड सो ऑन. ईच सबसेल इज असाइंड एन एजीमुथल क्वांटम नंबर. Subcells corresponding to different values of L are represented by the following symbol. For example, 0 है, 1 है, 2 है, तो उसको S, P, D, F, G, H से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको ध्यान देना तुम बस. ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा N और L और सबसेल नोटेशन कैसे चल रहा है, इनका वर्किंग कैसे हो रहा है. तो हमेशा ध्यान देना. सपोज करो कि 4p है, तो यहाँ पे क्या होता है, n क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 होगा. तुम इस चीज को देख के n पता करोगे, और जब तुम्हें l पता करना होगा तो तुम p को देखोगे. तो s p. ठीक है. तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी l का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1. तो यहाँ पे जो सबसेल नोटेशन है दैट इज 4p. यहाँ पे जो l है जी मतलब दैट इज 1, और यहाँ पे जो n है दैट इज द नंबर, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 4. तो तुम ऐसे करके भी पता लगा सकते हो. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. और इनका जो मेन वर्क है ना, वो है ओरिएंटेशन को बताना.
So this tells about the spatial orientation of orbital with respect to the standard set of coordinate axis. तो यहाँ पे तुम ये भी टर्म को ध्यान देना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बता पाता है ओरिएंटेशन को। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यूज होता है ना m का, वो होता है 12+1। इस चीज को ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सबसेल है जिसको हम l के वैल्यू से डिफाइन करते हैं वो कितना है, सपोज करो 2 है। किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है d के बारे में, d ऑर्बिटल। और यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं d के, तो यहाँ पे होंगे 5 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे m क्या हो सकता है, m होगा लाइक 11, रेंजिंग फ्रॉम -2 टू +2। 11 यार 5 होगा ना, 2 2 जा 4 +1 5 होगा ना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस इज लाइक -2 -1 0 +1 +2। अब यहाँ पे जो जब तुम इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो पाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो पाएंगे। ओके, तो चलो ये तो हमने देख लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब टेक्स्ट को देखते हैं। फॉर एनी सबसेल डिफाइंड बाई l वैल्यू 2l+1 वैल्यूज द m, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ पॉसिबल, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा था। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वही वैल्यूज को फाइंड आउट करा है, कुछ नहीं यहाँ पे। फॉर l इज इक्वल टू 0 द ओनली परमिटेड वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 0। यस, बिकॉज जब तुम l इज इक्वल टू 0 पे हो दैट मीन्स तुम s ऑर्बिटल में हो, तो s का जो ओरिएंटेशन निकलेगा तो ये 0 होगा ना, ठीक है। और जब तुम l इज इक्वल टू 1 पे हो तो कितना होगा इसका ओरिएंटेशन, 3 होगा, लाइक -1 0 +1, बिकॉज यहाँ पे कौन सा है, p ऑर्बिटल है। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बस उन्हीं बातों को बता रखा है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, उसको बस देख लो। दैट द वैल्यू ऑफ m दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिराइव फ्रॉम l, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ l आर डिराइव फ्रॉम n। सिंपल सी बात है, जब तुम l को डिराइव कर रहे थे तो क्या था, n-1 था l। जब तुम m को डिराइव कर रहे हो तो m क्या है, लाइक 12+1, ठीक है। तो बस यही बातें को बोल रहे हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हमें देखना है नेक्स्ट लाइन को। Each orbital in an atom therefore is an defined by a set of values of n l m। 3 क्वांटम नंबर की तरफ से हम डिफाइन कर पाते थे, जिसको हमने बहुत अच्छे से देखा था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। नाउ एन ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 l1 m0 इज द ऑर्बिटल ऑफ p सबसेल ऑफ द सेकेंड सेल, ठीक है। तो अब देखो इसको हम खुद से बना के देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। सो इट इज 2p, और यहाँ पे m0 है ना, तो ये इसको बोल रहा है -1 0 +1। तो ये किस सेल के बारे में बातें कर रहा है, ये सेकेंड सेल के बारे में बातें कर रहा है। ओके, सो देखो यहाँ पे सेकेंड सेल लिख रखा है। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द सबसेल एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद इट। तो जब तुम्हारा वैल्यू 0 है तो s के बारे में बोल रहा है, सबसेल s है, और वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 है। और यहाँ पे जब तुम मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के बारे में बातें करोगे तो वहाँ पे होगा 0। ओके, देन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल हम 3 के लिए डिस्कस करते हैं, तो वैल्यू ऑफ l अगर 3 है तो यहाँ पे सबसेल नोटेशन क्या होगा, f होगा। और f होगा, देखो f कैसे होगा ये देखो ना, s p d f। तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। एंड जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बातें करोगे तो फॉर f नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज द इलेक्ट्रॉन स्पिन। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है ना, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जो एनएलएम होता है वो एक्सप्लेन कर रहा था ऑर्बिटल क्वांटम को, बट जब हम एस को इन्वॉल्व करते हैं तो एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन के फोर्थ क्वांटम को। ओके, सो द 3 क्वांटम नंबर्स लेबलिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन used equally well to define its energy, shape and orientation, जो NLM के बारे में बोल रहा है now, but all these quantum numbers are not enough to explain the line spectra observed in the case of multi electron atoms। यानी कि यहाँ पे जो तुम S वाले को यूज कर रहे हो ना, that is only for the multi electron atoms and to explain the line spectra। okay, now
This is some of the lines actually occurs in doublet, 2 lines closely spaced, triplet, 3 lines closely spaced. This suggests that the presence of a few more energy levels than predicted by the 3 quantum numbers. तो इसके लिए हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन स्पिन को निकाला. ओके, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव स्पिन होता है 1/2, इसको लिखते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पे एक इसको ऐसे डोनेट करते हैं, और यहाँ पे एक ऐसे डोनेट करते हो और -1/2. ओके, तो यहाँ पे ना जॉर्ज हलबैग थे एंड सैम्यूल गॉडस्मिथ थे, इन्होंने प्रपोज करा 4th क्वांटम नंबर, दैट वाज द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर ms, या जिसको तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हो. एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस मच इन अ सिमिलर वे, अर्थ रोटेट करता है ना खुद के एक्सिस पे वैसे ही. नाउ इन अदर वर्ड्स, एन इलेक्ट्रॉन हैज बिसाइड्स चार्जेस एंड मास इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर. तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज तो होता ही है, दैट इज -1.6 10⁻⁻19 कूलम. उसके पास मास होता है, दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg. इसके पास इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर भी होता है. तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक है ना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रिंसिक से कंफ्यूज मत हो जाना, इंट्रिंसिक है. ओके, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखो अ वेक्टर क्वांटिटी कैन हैव 2 ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस, और 2 ओरिएंटेशन क्या है, +1/2 एंड -1/2, जिसको हम बोलते हैं 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन. नाउ ये जो अप स्पिन है और एक होता है डाउन स्पिन, अप स्पिन रिप्रेजेंट होता है +1/2 से, डाउन स्पिन रिप्रेजेंट होता है -1/2 से. तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है, आर सेट टू हैव द अपोजिट स्पिन, तो एक ऐसे लिखते हो एक ऐसे लिखते हो इन अ ऑर्बिटल. सो एन ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हमने इसको 2 से सोल्व किया है. एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन शुड हैव द अपोजिट स्पिन, और ये दो के पास अपोजिट स्पिन है भी, लाइक +1/2, और एक के पास है -1/2. नाउ यहाँ पे समराइज फॉर्म है चारों क्वांटम के बारे में, तो देख लेते हैं. तो पहला है किसके बारे में, एन के बारे में. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये क्या बता रहा था, साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड ऑल्सो लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. एनर्जी मेनली उनके लिए बता रहा था ना जो 1 इलेक्ट्रॉन थे या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज थे. ठीक है, नाउ देयर आर n सबसेल इन n सेल, l डिफाइंस द सबसेल एंड डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल. तो यहाँ पे जो l है, जो एजीमुथल है, ये क्या बताता है, सबसेल के बारे में बताता है, और शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में हम डिस्कस करते हैं. सो देयर आर 2l+1 ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप इन अ सबसेल. तो देखो क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल l इज इक्वल टू 0 1 2 है, तो दैट इज s p d, अगर 3 है तो वो है f. तो बस ये इसको बोल रहा है. तो s के पास कितना होगा, एक ऑर्बिटल होगा, p के पास कितना होगा, 3 होगा, d के पास 5 होगा, और f के पास 7 होगा. तो ये फॉर्मूला जो लिखा है ना इसने 2l+1, ये सेम चीज को बताने के लिए लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल जब तुम s के बारे में लिखते हो तो 2 × l+1 कितना हुआ, 1 हुआ, तो ये एक ऑर्बिटल है. p के बारे में लिखोगे तो 2 × 1+1 कितना हुआ, 3 हुआ, तो इसके पास 3 ऑर्बिटल. एंड सिमिलरली फॉर d एंड f ऑल्सो. ओके, तो बस यही चीज को बोल रहा है ये. नाउ डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉम. कौन डिटरमाइन करता है, n+l. और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम होता है लाइक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो सिर्फ डिटरमाइंड होता है किसकी वजह से, n पे. नाउ द थर्ड पॉइंट दैट इज द ओरिएंटेशन, जिसमें देखने वाला है मैग्नेटिक के बारे में. दिस ml, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो l है ना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जहाँ पे स्पिन था ना वहां पे इसने ms लिख दिया था, तो स्पिन है, और यहाँ पे अगर ml है तो डेट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l. m हैज 2l+1, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था मेन टॉपिक में, एंड द सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पर सबसेल, यानी कि जिसके पास एक ऑर्बिटल है तो उसके पास क्या होगा, -1 0, नहीं एक ऑर्बिटल है तो 0 होगा ना उसके पास, बट जहां पे 3 ऑर्बिटल्स थे लाइक p के पास थे तो वहां पे होगा -1 0 +1. तो ऐसे करके हम इसका यूज करते हैं. सो इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर ओरिएंटेड. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी हाईलाइटेड, तो इसको हाईलाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ यहाँ पे जो ms है ना, जिसको हम ऐसे भी रिफर करते हैं, दिस रिफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि +1/2 या -1/2 होता है. एक ऑर्बिटल के अंदर ये सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस. तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स है, इसको देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, या बस बोल रहे हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों सेम नहीं होते, आर नॉट सिनोनिमस.
जो ऑर्बिट होता है, दिस वाज प्रपोज्ड बाय बोर, जो कि एक सर्कुलर पाथ था जिसपे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, दैट वाज द ऑर्बिट. नाउ a precise description of this path of electron it is impossible according to the Heisenberg because you cannot locate the position की कहाँ पे है, मतलब certainly तो तुम नहीं बता सकते हो ना. Now Bohr orbits therefore have no real meaning and their existence can never be demonstrated experimentally also. Okay, on the other hand, when you talk about the atomic orbital, okay, so it is a quantum mechanical concept and refers to the one electron wave function in an atom and it is characterized by the 3D quantum numbers. यानी कि मतलब अगर तुम उनके शेप्स की बात करो तो ये मुसल से पता चलता है कि वो 3D होता है. तो यहाँ पे जो 3 क्वांटम नंबर होते हैं ना, दैट इज एन एल एम, और इनके जो वैल्यूज है ना, जो भी क्वांटम नंबर्स के जो एन है, एल है, एम है, ये डिपेंड किस पे करता है, ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओनली. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द साई, दैट इज द वेव फंक्शन, हैज इटसेल्फ नो फिजिकल मीनिंग, जो हमने पहले भी देख रखा है. इट इज द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसको हम बोलते हैं, और ये हमेशा ये पॉजिटिव होता है. देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड देखो यहाँ पे एट दैट पॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं. एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड द वॉल्यूम एलिमेंट. तो इस वॉल्यूम एलिमेंट को कर लो हाईलाइट, और ये वॉल्यूम एलिमेंट हमने देखा क्या होता क्या है, दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिस गेट मल्टीप्लाइड विद द स्मॉल वॉल्यूम. नाउ ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है yields the probability of finding of electron in that volume. Now the reason of specifying the small volume element is that this probability density varies from one region to another in space, but its value can be assumed to be a constant within the small volume element. That is why इसको हम small volume में लेना चाहते हैं. Now the total probability of finding of electron in a given volume can then be calculated by the sum of all the products of this probability density and the corresponding volume element. तो अगेन सारी चीज़ें जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट की आगे पीछे घूम रही हैं कि उसके प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज़्यादा है. तो उसके लिए तुम जितने भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एलिमेंट्स को तुमने फाइंड आउट करा है, तुमने सबको ऐड कर देना है. सो इट इज़ दस पॉसिबल टू गेट द प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल. तो ये स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें मिला, दैट वाज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एलिमेंट. यानी कि तुमने अगर वॉल्यूम एलिमेंट्स को निकाला और उन सभी को ऐड कर दिया तो तुम्हारे पास एक पॉसिबल प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिटल के अंदर. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. नाउ लेट्स चेक द प्रॉब्लम 2.17. What is the total number of orbital associated with the principal quantum number n is equal to 3? So we have learned the formula. जब तुम्हें total number of orbitals find करना हो, so that is equal to n square. तो अगर ये 3 है तो ये हो जाएगा 9. ओके, तो n is equal to 3 में क्या क्या होगा इसके पास, 3s, 3p और 3d. तो s के पास होगा 1 ऑर्बिटल, p के पास होगा 3 ऑर्बिटल और d के पास होगा 5 ऑर्बिटल. सो 1 + 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 9. ओके, तो ये रहा 9. द सेम वैल्यू कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द रिलेशन. देखो एन स्क्वायर से रिलेशन से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, एन स्क्वायर याद रख लो. नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम, द एस पी डी एफ नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. ओके, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है. काफी सिंपल सा है. 2l है तो ये होगा 2p, 40 है यानी कि ये होगा 4s, 53 ये होगा 5f. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें ध्यान देनी है, दैट इज एस पी डी एफ. इनका जो वैल्यू ऑफ एल होता है 0, 1, 2, 3 होता है, बाकी तुम फाइंड आउट कर सकते हो खुद से भी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 2.6.2 शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट गिवन इन दिस टॉपिक, द ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो साइज रिप्रेजेंट होता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम हैज नो फिजिकल मीनिंग, वी नो दिस. It is simply a mathematical functions of the coordinates of the electron. However, for different orbital, the plot of corresponding the wave functions as a function of r, that is the distance from the nucleus, are different. Of course, उनका जो distance होता है वो अलग होता है, different जो orbitals होते हैं. Now, यहाँ पे देखो 1s जिसके पास n is equal to 1 है और इसका जो azimuthal quantum number है that is 0.
एंड जो 2s है जिसका n जो है वो 2 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर गेन इट हैज 0, तो इसका हम देखने वाले हैं द प्लॉट जो a है द ऑर्बिटल वेव फंक्शंस साई आर के साथ, और जो b है द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ देख रहे हैं और यहाँ पे हम वेव फंक्शन के साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दिस द फर्स्ट फिगर, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज अगेन 1s, दिस इज 2s। तो तुम ऐसे इसको देखो फिगर को और उसको याद करो कि तुम कैसे डायग्राम बनाने वाले हो, कैसे ग्राफ बनाने वाले हो 1s और 2s के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ध्यान देना जहाँ पे 1s होता है ना वो नीचे जाके मर्ज हो जाता है फॉर बोथ, जब तुम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बात करो या फिर तुम वेव फंक्शन के बारे में बात करो। बट जो तुम्हारा 2s होता है वहाँ पे एक पीक क्रिएट होता है, ठीक है, वो टच करने के बाद ऊपर भी जाता है। और जो 2s होता है वेल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वहाँ पे वो पीक जो है वो दोबारा टच करता है, और जो 1s था ना, सॉरी जो 2s था वेव फंक्शन के साथ वहाँ पे वो टच नहीं कर रहा था, वो चला जा रहा था। बस इस चीज़ को ध्यान देना, अगर आए तो बस करेक्टली तुम मैच कर पाओ। नाउ अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न, द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड हटा दे, एट अ पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। तो इसको तो हम जानते ही अच्छे से। द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर गिवन इन द फिगर, जो कि हम देख रहे हैं। नाउ हियर अगेन यू मे नोट दैट द कर्व ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट, ऑफ कोर्स डिफरेंट है बिकॉज इनका जो n है ना वो डिफरेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो साइज को मैटर करता है। So it may noted that 1s orbital of the probability density is maximum at that nucleus and it decreases sharply as we move away from it। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसको हाईलाइट करो, 1s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है एट द न्यूक्लियस और ये डिक्रीज करता है एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। तो देखो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर 1s, इसका देखो ये टच कर रहा है अराउंड 5000 को, ओके। बट जब तुम 2s पे जाते हो तो यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखो 300 पे आ जा रहा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिक्रीज है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वेव फंक्शन, यहाँ पे भी सिमिलरली 1s पे 160 के करीब है, बट जब तुम आ रहे हो 2s के लिए तो यहाँ पे 50 आ जा रहा है। तो इन बोथ कंडीशंस यहाँ पे डिक्रीज दिख रहा है, ओके। ऑन द अदर हैंड फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस शार्पली टू 0 एंड अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो देखो यहाँ से ये डिक्रीज होता है और वो 0 पर आता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आके 0 मतलब 0 पे वो टच कर जाता है। बट जब तुम बात कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1s के लिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ओके। नाउ आफ्टर रीचिंग द स्मॉल मैक्सिमा इट डिक्रीजेस अगेन एंड कॉरस्पॉन्ड अप्रोचेस टू 0। तो ये किसके बारे में बोल रहा है, ये 2s के बारे में बोल रहा है। और वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस, ऑफकोर्स वो एक्स एक्सिस में इंक्रीज होते हुए जा रहा है, तो ये तो हम डायग्राम देख के भी बता सकते हैं, ग्राफ देख के। नाउ द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस रिड्यूसेस टू 0 इज कॉल्ड द नोडल सरफेस। तो नोडल सरफेस वो प्लेन होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है और इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो इन जनरल इट हैज बीन फाउंड दैट ns orbital has n-1 nodes and the number of nodes increases with the increase in principal quantum number n। तो देख लेते हैं ना, फॉर्मूले से ही हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला क्या है। या तुम कह लो टोटल नंबर ऑफ नोड, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू n-1। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ नोड होता है दैट इज इक्वल टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। सो यहाँ पे जो रेडियल नोड होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है n-l-1 प्लस जो एंगुलर नोड होता है दैट इज l। तो इन दोनों को जब तुम ऐड करते हो तो तुम्हें वैल्यू मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स का, दैट इज इक्वल टू n-1, ओके। और इसको बुक ने भी दे रखा है, यहाँ पे देख लो। नाउ इन द अदर वर्ड्स नंबर ऑफ नोड्स फॉर 2s ऑर्बिटल क्या होगा, सिंपली तुम फाइंड आउट करो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 3s के लिए क्या होगा 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 for 3s एंड सो ऑन। तो ये हम फॉर्मूला से भी बता सकते हैं देख के। नाउ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन कैन बी विजुअलाइज इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्लाउड डायग्राम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो वेरिएशन है इसको हम चार्ज क्लाउड डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं, जो कि हम देखने वाले हैं फिगर 2.13a में, ओके। सो दिस आर द चार्ज क्लाउड डायग्राम्स और यहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।
फर्स्ट कंडीशन में हमने ग्राफ की वजह से देखा था, जो ग्राफ था वो किसके लिए था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और जो उसका डिस्टेंस था फ्रॉम द न्यूक्लियस उसके बीच में था। बट यहाँ पे हम देखने वाले हैं दूसरे कंडीशंस में। नाउ देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स, the density of the dot represent the probability density of finding the electron in that region. Okay, और यहाँ पे जो B है that is the boundary surface diagram for 1s and 2s। तो ये है boundary surface and these are the probability density of atomic orbitals। और यहाँ पे जो डॉट्स हैं, ये जो डॉट्स छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, these represent the electron probability density in that region। ठीक है, and this is always positive, keep in mind, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ व्हाट इज द बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ये जो ऑप्शन बी में दे रखा है वो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स गिव्स द फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप ऑफ दैट ऑर्बिटल। यहाँ पे एस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए स्फेरिकल शेप में। नाउ इन दिस रिप्रेजेंटेशन अ बाउंड्री सरफेस या फिर काउंटर सरफेस भी बोलते हैं इसको, तो हाईलाइट करो, is a drawn in a space of orbital in which the value of probability density is constant। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये constant probability density को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। नाउ इन प्रिंसिपल मेनी सच बाउंड्री सर्फेसेस मे बी पॉसिबल, however for a given orbital only that boundary surface diagram of constant probability density is taken to be a good representation of a shape of orbital which encloses in a region of volume which is probability of finding the electron is very high, that is around 90%। मतलब ये बोल रहा है कि बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के हिसाब से बहुत सारे हमें बाउंड्री सरफेस डायग्राम मिलते हैं, बट हम सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करते हैं जिनके पास कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, बिकॉज वो जो वॉल्यूम इनक्लोज करते हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मोर देन 90% होता है। ओके, नाउ द बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 1s and 2s ऑर्बिटल आर गिवन इन द फिगर। One may ask a question, why do we not draw a boundary surface diagram which bounds the region in which the probability of finding the electron is 100%? So इसका जो आंसर है ना, ये लिख रखा है, the answer to this question is that the probability density has always some value, howsoever small it may be, at a finite distance from the nucleus। it is therefore it is not possible to draw 100% जहाँ पे हमें पता हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो साई स्क्वायर है ना, यहाँ पे हमेशा इसके पास कुछ वैल्यू होता है एंड वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एक हमें मिलता है रीजन जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, बट 100% श्योरिटी होता है ये नहीं होता। ठीक है, नाउ बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर एस ऑर्बिटल इज एक्चुअली अ स्फीयर सेंटर्ड ऑन द न्यूक्लियस। ये रहा, एक स्फीयर की तरह दिख ही रहा है ये। नाउ इन 2 dimensions द स्फीयर लुक्स लाइक अ सर्कल, इट इनक्लोजेस अ रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 90%। तो जब हम 2D की बातें कर रहे हैं तो ये सर्कल की तरह दिखता है, 90% प्रोबेबिलिटी रखता है। Thus we see that 1s and 2s orbitals are spherical in shape। In reality all the s orbital are spherically symmetric, that is the probability of finding the electron at a given distance is equal in all directions। यानी कि तुम कह सकते हो कि ये 3D डायग्राम अगर तुम कुछ बॉल की तरह सोचो तो उसके सरफेस एरिया से अगर तुम देखो तो चारों तरफ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का इक्वल होगा, तुम इस हिसाब से सोचना है। तुम उसको प्लेन की तरह मत देखना, तब तुम समझ आ पाओगे। Now it is also observed that the size of s orbital increase as with the increase of principal quantum number। ठीक है, ऑफ कोर्स नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, एटॉम्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये रहा इनके साइज के हिसाब से। नाउ एंड द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है, एन की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी और उसके साइज भी इंक्रीज होंगे। ओके, और यहाँ पे एन क्या है, दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 3 2p orbitals as shown in the figure 2.14। ये रहा 2px 2py and 2pz। now so these are the 3 structures of p orbital, the first one 2px 2py and 2pz। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो px है 2px, यहाँ पे y और z में नोडल प्लेन होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा। जब 2py है तो यहाँ पे x और z में नोडल प्लेन मिलेगा, और जहां पे 2pz है यहाँ पे तुम्हें x और y में नोडल प्लेन मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस।
सो दीज आर द डायग्राम्स ऑफ प्योर मेटल. द न्यूक्लियस इज एट द ऑरिजिन. तो इसको भी हाईलाइट कर लो. Here, unlike s orbitals, the boundary surface diagrams are not spherical. तो we know that कि s का जो होता है ना spherical होता है boundary surface diagram, but p के लिए spherical नहीं होता है. Instead, each p orbital consists of two sections called lobes that are on either side of plane that passes through the nucleus. तो p के पास क्या होता है? p के पास lobes होता है. और जब तुम बाउंड्री सरफेस डायग्राम को देखते हो, बट जब तुम एस में देख रहे थे तो वहां पे क्या था? स्फेरिकल था. नाउ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी function is zero on the plane where the two lobes touch each other. तो हमेशा ध्यान देना, इसे भी हाईलाइट कर लो. नाउ द साइज शेप, साइज कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल, शेप, एजीमुथल एंड एनर्जी. तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बातें करते हो तो n प्लस एल ही एनर्जी को डोनेट करता है. ऑफ द थ्री ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल. किन तीन ऑर्बिटल का? लाइक 2px, 2py और 2pz के बारे में बहुत बात कर रहा है. तो यहाँ पे साइज, शेप और एनर्जी इन तीनों के आइडेंटिकल है. दे डिफर हाउ एवर इन द वेज द लोब्स आर ओरिएंटेड. यानी कि सिर्फ मैग्नेटिक ओरिएंटेशन में डिफरेंट होते हैं. तो चलो वहाँ पे हम लिख लेते हैं. यहाँ पे जो तीनों हैं, यहाँ पे क्या है इनका? n और l जो है सिमिलर है. यहाँ पे इनका एनर्जी सिमिलर है, बट इनका जब तुम मैग्नेटिक निकालते हो क्वांटम नंबर दैट इज ओरिएंटेशन, तो ये डिफरेंट होता है इन तीनों के लिए. ये तीनों कौन से हैं? 2px, 2py एंड 2pz. नाउ since the lobes may be considered to be lie along x, y or z axis, they are given in the designation of 2px, 2py and 2pz. It should be understood, however, that there is no simple relation between the values of magnetic orientation like -1, +1 and 0 and x and y z direction. तो उसको भी हाईलाइट कर लो बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई सिंपल रिलेशन नहीं होता है वैल्यूज के मैग्नेटिक ओरिएंटेशन में एंड द एक्स वाई जेड के डायरेक्शंस में. नाउ let's move to the next para. For our purpose, it is sufficient to remember that because there are three possible values of magnetic orientation, so therefore three p orbitals whose axes are mutually perpendicular. Like s orbital, p orbital increases in size and energy with the increase of principal quantum number. तो यहाँ पे भी n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज और p ऑल्सो. पहले तो इसके लिए हमने देख ही रखा था. तो यहाँ पे क्या दे रहा है? इसका एनर्जी दे रहा है. सो एनर्जी एंड साइज ऑफ वेरियस पी ऑर्बिटल इज 4p, जो सबसे हाईएस्ट है, देन 3p एंड देन 2p. फर्दर लाइक s ऑर्बिटल, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस फॉर p ऑर्बिटल आल्सो passes through the value 0 reside at 0 and infinite distance as the distance from the nucleus increases. तब ये क्या बोल रहा है उसको समझो. तो कुछ नहीं बोल रहा है, जैसे बस यही बोल रहा है कि जैसे एस के साथ था वैसे पी के साथ है. यहाँ पे भी क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है फंक्शन वो पी ऑर्बिटल में भी पास करता है थ्रू द वैल्यू 0. नाउ द नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2. ऑफ कोर्स जैसे कि नंबर ऑफ नोड्स जो है इसके, दिस इज गिवन बाय n-2 बिकॉज हमने किसके लिए देखा था? हमने देखा था एस के लिए जिसमें n-1 कर रहे थे. तो चलो देखते हैं. So there are number of radial node is 1 for 3p orbital and 2 for 4p orbital. तो keep in mind यहाँ पे number of node जो है ना, ये number of radial nodes है. तो इनका जो फॉर्मूला होता है that is something like this: n minus l minus 1. तो अगर तुम बात कर रहे हो 3p की, तो 3p के लिए क्या होगा? 3p के लिए वैल्यू होगा 3 minus 1 minus 1 दैट इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 1 दे रखा है. अगर तुम बात करो 4p के लिए तो ये होगा 4 minus 1 minus 1 दैट विल इक्वल टू 2. ठीक है. नाउ जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने एजीमुथल का जब वैल्यू 2 होता है तो किसको डोनेट करता है? ये डोनेट करता है डी ऑर्बिटल को. एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या होगा? 3 होगा. तो तुम्हें ये पता होना चाहिए. सपोज करो जब n इज इक्वल टू 1 होता है तो इसके पास क्या हो सकता है? 1s. n इज इक्वल टू 2 होता है तो इसके पास होता है 2s एंड 2p. n इज इक्वल टू 3 होता है तो इसके पास होता है 3s, 3p एंड 3d. जब n इज इक्वल टू 4 होता है तो इनके पास ये तीनों होते हैं प्लस एडिशन में इनके पास 4f होता है. ठीक है. तो तुम कह सकते हो ना कि जब तुम l इज इक्वल टू 2 ले रहे हो ना, 4,
डी ऑर्बिटल, तो इसका मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि ये 2 पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, तो 3 पे एग्जिस्ट करता है। नाउ द वैल्यू ऑफ एल कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन माइनस वन, तो ये 2 से ग्रेटर नहीं होगा, बिकॉज 2 से ऊपर जाएगा तो ये किस में फॉल करेगा? एफ में फॉल करेगा, 3 में। नाउ इनके पास जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है वो 5 होंगे, ऑफकोर्स यू नो दैट फॉर्मूला, दैट इज 2l+1। तो अगर l इज इक्वल टू 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि -2 -1 0 +1 एंड +2। तो ये उनके ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन होंगे, ठीक है। ये हमने देख रखा है, अच्छे से समझ रखा है। तो ये सेम वैल्यू किसने बोल रखा है यहाँ पे? दस देर आर 5 d ऑर्बिटल्स, और ये रहे वो 5 d ऑर्बिटल्स। द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ d ऑर्बिटल्स आर गिवन इन द फिगर 2.15। तो चलो ये रहे अपने 5 d ऑर्बिटल्स, ठीक है। द 5 d ऑर्बिटल्स आर designated as dxy, yz, xz, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। तो चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को करते हैं। The shapes of the first 4 d orbitals are similar to each other, whereas that of the fifth one, that is dz², is different from the other। तो हमेशा ध्यान देना, ये जो एक्सेप्शनल टाइप के केसेस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, shape is different from other 4 d orbitals। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। बट ऑल 5 d ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जस्ट लाइक p ऑर्बिटल, इनके जो एनर्जीज हैं वो इक्विवेलेंट है, बट p में क्या था? उनका जो शेप था वो भी सेम था, बट यहाँ पे शेप एक का अलग हो जा रहा है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन कंडीशन आ जा रहा है इस बीच में। नाउ द d ऑर्बिटल्स फॉर विच n इज ग्रेटर देन 3 लाइक 4d एंड 5d, तो उस कंडीशन में होगा तो ये कि इनका शेप सिमिलर होगा, जैसे कि 3D में तुमने देखा है, ठीक है। बट यहाँ पे चेंजेस जो आएंगे उनके एनर्जी और साइज में आएंगे। तो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है ना, कि जैसे जैसे n इंक्रीज होता है यहाँ पे साइज और एनर्जी इंक्रीज होती है, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वी हैव टू कीप इन माइंड n की वैल्यू जो भी हो, लाइक 3 4 5, इनके जो शेप होंगे वो सिमिलर होंगे, बट डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा इनका साइज, डिफरेंट होगा इनका एनर्जी। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नाउ बिसाइड द रेडियल नोट्स, दैट इज n-l-1, the probability density function is 0। the probability density function for np and nd orbitals are 0 at the plane passing through the nucleus origin। तो इसको चलो हाईलाइट कर लो। तो हमने देखा था ना कि नोडल प्लेन कहाँ पे क्रिएट होता था, हमने एनपी के लिए देख रहा था। सपोज करो कि px था तो y और z पे नोडल प्लेन 0 होता था, और मतलब नोडल प्लेन क्रिएट होता था। अगर y इज इक्वल टू एक्स था तो yz, y इज इक्वल टू 2py था तो वहां पे क्या होता था? xz में होता था। तो हमने ऊपर वाले पेज में देख रखा है, तो डोंट वरी फॉर दैट। नाउ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ pz, xy प्लेन इज अ नोडल प्लेन। हमने उसी पेज पे डिस्कस कर रखा है इसको, यहाँ पे रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। इन केस ऑफ dxy ऑर्बिटल there are two nodal planes passing through the origin and bisecting the xy plane containing z-axis, so these are called the angular nodes and the nodes of the angular nodes are given by L। तो जब तुम देखो d के लिए जब बातें करते हो तो d के पास क्या है? d के पास है एंगुलर नोड। जब तुमने p के लिए बातें की थी तो p के लिए तुम्हें क्या मिला था? p के लिए तुम्हें मिला था रेडियल नोड। और जब तुमने s के लिए बातें की थी तो s के लिए हमें मिला था नंबर ऑफ नोड, दैट वाज n-1, ठीक है। जब तुम एंगुलर नोड की बातें करते हो दैट इज नथिंग बट सिंपली एल। तो एल क्या होता है? दैट इज द एजमेंथल क्वांटम नंबर, और इसका वैल्यू क्या होता है? दैट इज नथिंग बट द n-1, जिसको हम जानते हैं जैसे कि एस के लिए 0 होता है, टी के लिए 1 होता है, डी के लिए क्या होता है? 2 होता है, और एफ के लिए क्या होता है? दैट इज 3। सो 1 एंगुलर नोड फॉर p ऑर्बिटल, 2 एंगुलर नोड फॉर d ऑर्बिटल एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स जब तुम एंगुलर नोड बातें करते हो p के लिए तो क्या होगा? p के पास होता है एक। अगर तुम एंगुलर नोड बातें करते हो d के लिए, तो d के लिए क्या होता है? 2। एंगुलर नोड अगर तुम बातें करो s के लिए तो s के लिए क्या होगा? 0। तो नथिंग दैट हार्ड। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो चलो जहाँ पे एनसीईआरटी में दोबारा देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाई n-1, जो हमने स्टार्टिंग में देखा है। सम ऑफ l एंगुलर नोड्स एंड n-l-1, दैट इज द रेडियल नोड, दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। इसके हमने फॉर्मूले के साथ हमने ऊपर डिस्कशन कर रखे हैं। सो नथिंग दैट हार्ड। तो चलो अब यहाँ पे ये जो 5 3D के ऑर्बिटल्स हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। सो यहाँ पे जो dxy है, dyz है एंड dzx है,
So these three are having electron density lying between the axis. ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा में आपको बता दिया, ठीक है। और जो तुम्हारे जो अदर दो हैं ऑर्बिटल्स, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड कॉमा dz स्क्वायर, जिसका शेप सबसे अलग होता है dz स्क्वायर का, इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होता है। तो इन दो स्टेटमेंट को याद करना, जहां पे लाइन बिटवीन द एक्सिस है और जहां पे लाइन अलोंग द एक्सिस है। ओके, बिटवीन और अलोंग में डिफरेंस क्रिएट करना पता होना चाहिए। सो दैट वाज इनफ फॉर दिस। सो अच्छा चलो नोडल प्लेन देख लेते हैं ना। जैसे कि हमने पहले भी पी के लिए देख रखा था नोडल प्लेन, अब हम डी एक्स वाई के लिए देखते हैं। तो डी एक्स वाई में क्या होते हैं, दो नोडल प्लेन होते हैं जैसे कि हमें पता है। तो डी एक्स वाई में कौन से नोडल प्लेन होंगे, वाई और जेड, जेड और एक्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फाइंड करने की जीरो होगी। जब तुम एक्स जेड की बातें करोगे तो एक्स जेड में होगा एक्स वाई में और वाई जेड में। तो मैं कैसे नेम्स को बता पा रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डी वाई को पहले देखा, तो जहाँ पे वाई है तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है एक्स जेड। फिर मैंने दूसरे में देखा जेड को, तो जेड है तो क्या मिसिंग है, एक्स और वाई मिसिंग है। तो ये रहे दो नोडल प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। सो व्हेन यू आर कमिंग टू दिस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे नोडल प्लेन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है एक्स प्लस वाई में और एक्स माइनस वाई में। और जब तुम डी जेड स्क्वायर के बारे में बातें करते हो तो कीप इन माइंड दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बात तो इनका शेप अलग होता है, और दूसरी बात इनके पास नो नोडल प्लेन, यानी कि कोई नोडल प्लेन नहीं होता। सो दिस पेज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर। यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी को ही नहीं, हमने बाहर की चीजों को डिस्कस कर लिया है जिससे एग्जाम्स में पीवाईक्यू बन रखे थे या बनने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पेज। So let's move to the next topic, that is the energies of orbitals, that is subtopic 2.6.3. So let's discuss this. The energy of an electron in a hydrogen atom is determined solely by the principal quantum number. Of course, जब तुम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हो जो कि हाइड्रोजन में है तो सिर्फ n से तुम पता करोगे उसकी एनर्जी को, बट जब तुम मल्टी इलेक्ट्रॉन की बातें करते हो तो तुम n+1 से पता करोगे। Now thus the energy of orbital in the hydrogen atom increases as follow. तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं और बन भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी एनर्जीज के बारे में बता रखा है, 1s से ग्रेटर एनर्जी होता है 2s का, बट ये इक्वल होता है 2p के। ओके, तो चलो मैं ऐसे ही नहीं इसको हाईलाइट करता, मैं इसको ऐसे हाईलाइट करता हूँ तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 3d। यहाँ पे ध्यान देना, इस पे एनर्जी डिपेंड करता है ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2, तो 2, तो 2s और 2p की एनर्जी सेम है, बट 1s की तो लोअर होगी ना बिकॉज इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही कम है। नाउ 2 से ग्रेटर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, n इज इक्वल टू 3, बट 3s हो या 3p हो या 3d हो, इनकी एनर्जीज इक्विवेलेंट होगी। तो तुम ऐसे करके समझ सकते हो, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज ओनली वैलिड फॉर द हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटॉम्स जिसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट जब तुम मल्टी इलेक्ट्रॉन में आओगे तो वहां पे n+l रूल को हम देखते हैं। सो ऑल दो शेप ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट बिकॉज s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और p का शेप में लोब्स होते हैं, वो भी दो। नाउ इलेक्ट्रॉन हैज द सेम एनर्जी व्हेन इट इज इन द 2s ऑर्बिटल और व्हेन इट इज प्रेजेंट इन 2p। भले ही शेप अलग है इनका, बट इनकी जब एनर्जी की बातें हो रही हैं तो इक्विवेलेंट है, और इसका रीजन है बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. Now the orbitals having the same energies are called degenerate. So this is a type of statement. Okay, so you'll have to highlight this because questions can be created very easily from this side. So what is the meaning of degenerate? The orbitals having the same energy. तो तुम कह सकते हो कि in that situation 2s and 2p are degenerate orbitals of hydrogen atom. कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को कहने में। So the 1s orbital in a hydrogen atom is said earlier corresponds to the most stable condition and is called the ground state। यानी कि जो 1s है वो सबसे स्टेबल है, यानी कि इसके पास सबसे कम एनर्जी है, जिसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सो दैट इज 1s। नाउ एन इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन द ऑर्बिटल इज मोर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस बिकॉज इट इज वेरी क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑल्सो। तो वहाँ पे एक अट्रैक्शन होगा और वहाँ पे एनर्जी की कमी भी होगी। नाउ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s and 2p
or higher orbitals in the hydrogen atom is in excited state. तो तुम्हें ध्यान देना है, जब तुम ग्राउंड स्टेट बोल रहे हो दैट इज 1s, जब तुम एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हो दैट इज 2s या 2p, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। तो जो फर्स्ट है दैट इज द हाइड्रोजन एटॉम के लिए, तो ये रहा 1। तो हाइड्रोजन एटॉम के लिए देखो यहाँ पे इनकी एनर्जी सिमिलर है बिकॉज दिस एनर्जी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 3s 3p 3d इनकी एनर्जी इक्वल है बिकॉज सबके पास क्वांटम नंबर 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 2 है तो इक्वल है, और यहाँ पे 1 है। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जो 3s इक्वल 3p इक्वल 3d है दैट इज ग्रेटर टू 2s इक्वल 2p एंड दैट इज ग्रेटर टू 1s। तो ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फॉर दिस डायग्राम 1। नाउ व्हेन यू कम टू द डायग्राम 2, तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। तो यहाँ पे तुम एनर्जी को जब बातें करोगे सो दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन n प्लस l। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन वेरी इजली से दैट कि यहाँ पे 4s क्या होगा 4 प्लस 0, 3d क्या होगा 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो तुम कह सकते हो 3d इज ग्रेटर देन 4s, 4s इज ग्रेटर देन 3p एंड सो ऑन। तुम नीचे की तरफ चले आओ लैडर के। ओके, सो दिस इज अ क्वाइट इजी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चंस बनते हैं और तुम काफी आराम से इससे मार्क्स गेन कर सकते हो अगर एग्जाम में आते भी थे तो, ठीक है। Now the energy of electron in a multi-electron atom, unlike that of hydrogen atom, depends not only on the principal quantum number, okay, but also on the azimuthal quantum number। मैं कब से बोलते हुए आ रहा हूँ कि मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है n प्लस l पे डिपेंडेंट होता है। सो नथिंग दैट टफ। तो चलो मूव करते हैं डाउन साइड। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ अब एग्जाम्पल्स दे रखे लाइक PDF और SPDF। तो चलो देख लेते हैं। Now SPDF all have different energies of course because इसके L के वैल्यू डिफरेंट होंगे। So within a given principal quantum number the energy of orbital increases in the order SPDF। तो ध्यान देना यहाँ पे एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, F के पास सबसे हायर एनर्जी है बिकॉज S की जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होगी वो हायर होगी एज कम्पेयर टू SPD। So for higher energy level these difference are sufficiently pronounced and staggering of orbital energy may result in 4s 3d 6s 5d 4f 6p। तो अब चलो देखते हैं। तो मैं बस एक एग्जांपल को चलो इसको डिस्कस करता हूँ लाइक 4f 6p। अब इसमें बड़ा कौन है, तो 4f को अगर तुम ऐड करो n प्लस l तो n इसमें है 4 और l है 3, सो दैट इज इक्वल टू 7। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट 6p तो यहाँ पे 6 है प्लस 1 तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7। सो तुम अब क्या करोगे, अब यहाँ पे हम एक ही काम कर सकते हैं। जब दोनों 7 है सो दिस डज नॉट मीन्स कि दोनों इक्वल होगा। अब जब दोनों जब सिमिलर होंगे ना तो तुम्हें देखना है कि n की वैल्यू किस में ग्रेटर है, ठीक है, तो वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 6 के पास n की वैल्यू ज्यादा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट 6p इज ग्रेटर देन 4f इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। द मेन रीजन फॉर हैविंग द डिफरेंट एनर्जी फॉर द सबसेल is the mutual repulsion among the electrons in the multi-electron atom and this is the type of a reason। क्यों, इसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो तुम कह सकते हो कि जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी होती है तो उसकी एनर्जी बड़ी होती है। हम स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इस पे भी तो थोड़ा सा डिपेंडेंसी शो करेगा ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ। नाउ द ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटॉम इस अट्रैक्शन बिटवीन द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। यानी कि जब तुम इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज है और जो न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है इसके बीच की जो अट्रैक्शन को देख रहे हो दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन, ठीक है। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉम्स beside the presence of attraction between the electrons and nucleus there are repulsion in terms between every electron। हाँ, shielding effect होता है ना। सो अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटॉम, मतलब तुम कह रहे हो कि एक न्यूक्लियस है जिसके पास बहुत बड़ी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जो निगेटिवली चार्ज है। आई नो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है, बट तुम खुद भी सोचो ना इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी तो होगा, तो इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। ओके, thus the stability of an electron in a multi-electron atom is because total attractive interaction आर मोर देन द रिपल्सिव इंट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो हाइयर है एज कंपेयर टू द रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ द एटॉम, ठीक है। सो इन जनरल द रिपल्सन अट्रैक्ट in general the repulsive interaction of the electron in the outer shell with the electrons in the inner shell are more important, ठीक है। सो ये उतना टफ नहीं है क्योंकि तुमने इसके बारे में अदर चैप्टर्स में भी डिस्कस कर रखा होगा
इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में मेनली, जब तुम पेरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो वहाँ पे भी हम अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं. ओके, so on the other hand, the attractive interaction of electron increases with increase in positive charge, that is Zd, on the nucleus. So due to the presence of electron in inner shells, the electron in the outer shell will not experience the full positive charge of the nucleus. Of course, मैं चलो एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज करो कि अट्रैक्शन फोर्स जो था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, सोचो कि 50 था. मैंने बस एक एग्जांपल माना, ठीक है. बट जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन था, बिकॉज तुम मल्टी इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन था वो भी तो कुछ मायने रखता है ना. तो सोचो कि कहीं पे 2 था, कहीं पे 3 था, कहीं पे 4 था, तो ये तो निगेटिव होंगे बिकॉज रिपेल कर रहे हैं. तो जब तुम टोटल न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बातें करोगे तो 50 नहीं होगा ना, ये 50 -2 -3 -4 हो जाएगा, तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. तो बस यही चीज को ये बोल रहा है, ठीक है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल, the electron on the outer cell will not experience the full positive charge. यानी कि जो मैंने एग्जांपल लिया था 50 जो फुल पॉजिटिव चार्ज था वो उतना नहीं होगा. the effect will be lower due to the partial screening of the positive charges on the nucleus by the inner shell electrons. और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं shielding of the outer cell electron from the nucleus by the inner shell electrons. ठीक है. So on the net positive charge experienced by the outer electron is known as the effective nuclear charge. तो हमने यहाँ पे जो 50 देखा था ना, ये किसके बीच के चार्ज था, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का था. और ये जो 2 और 3 और 4 जो निगेटिव चार्ज थे जो रिपल्सन की वजह से क्रिएट हो रहे थे, दिस वाज बिकॉज ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट्स में प्रेजेंट थे. ठीक है, तो ये रहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि रिड्यूस हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्सेस या रिपल्सिव इंट्रैक्शंस कह लो. So despite the shielding of the outer electrons from the nucleus by the inner shell electrons, the attractive force experienced by the outer shell electron increase with increase of the nuclear charge. Of course, on the other words, the energy of interaction between the nucleus and electron, that is orbital energy, decrease. This is more negative with increase of atomic number. तो इसको तुम रीड कर लो, हाईलाइट कर लो, ये बस उसी का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बताया. Okay, so let's read that next para. Both the attractive and repulsive interaction depend upon the cell and shape of the orbital in which electron is present. So this is important statement. यहाँ पे जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है या रिपल्सिव इंटरेक्शन है, डिपेंड किस पे कर रहा है, सेल पे भी कर रहा है और शेप ऑफ द ऑर्बिटल पे भी कर रहा है. यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इंटरेक्शन है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन एल ऑल्सो एंड एल ऑल्सो. तो यहाँ पे इन दोनों पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन स्फेरिकल स्फीयर दैट इज द s ऑर्बिटल sealed, the outer electron from the nucleus is more effectively as compared to the p orbital. Similarly, जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं p ऑर्बिटल में, शील्ड करते हैं द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर देन वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द d ऑर्बिटल. ओके, तो ये क्या बोल रहा है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बोल रहा है कि किस पे कितना होता है. और इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी सिर्फ साइज पे नहीं है, मतलब सिर्फ शेल के साइज पे नहीं है, बट ऑल्सो ऑन द एल, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी है कुछ. सो इवन दो ऑल दिस ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन सेम सेल, फर्दर विद इन अ सेल ड्यू टू द स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल, electrons spends more time close to the nucleus is comparison to p orbital electron which spends more time in the vicinity of nucleus in comparison of d orbital. तो ये कुछ नहीं, बस एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि s थोड़ा पास में है तो इनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू p एंड d एंड f, और p के पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू d एंड f. ओके, सो इन अदर वर्ड्स, फॉर अ गिवन शेल that is principal quantum number, the Z effective experience by the electron decrease with increase of azimuthal quantum number. तो यही बोल रहा है कि s के पास ज़्यादा होगा, p के पास, then d के पास, then f के पास. So the s orbital electron will be more tightly bound to the nucleus than p electron, and p tightly bound होगा d से और d tightly bound होगा f से. Now the energy of electron is s orbital will be lower या more negative than that of p orbital electron, which will be less energy than that of d, and so on. सिंपल सी बात है, वी नो दैट कि स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट किस में होती है, s में होती है, बिकॉज इट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और देन p देन d देन f. तो यहाँ पे क्या होता है ना, निगेटिव होता है, यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो निगेटिव में होती है, बिकॉज यू हैव टू गिव द एनर्जी कि वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन, सॉरी आगे वाले वो ऑर्बिट में जंप कर सके. ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ तो ध्यान देना ही है
कि दैट एनर्जी इन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी लोअर बिकॉज ये ज़्यादा निगेटिव होता है एज कम्पेयर टू द पी। उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू पी, बट वो लोअर होगा, मतलब वो निगेटिव साइन उसके साथ इंक्लूडेड है ना, तो जो हाइयर होता है नंबर वो निगेटिव के साथ क्या होता है, लोअर होता है। ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो जेड इफेक्टिव होता है, या तुम कह दो कि जो सील्डिंग है उसका जो ट्रेंड है उस हिसाब से तुम कहो तो सबसे हाईएस्ट एस के लिए होता है, देन पी, देन डी, देन एफ, बिकॉज दीज आर डिपेंडेंट ऑन द सेल एंड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक में देखा था। नाउ since the extent of shielding from the nucleus is different from the electron in different orbital, it leads to the splitting of energy levels within the same cell. Now अब यहाँ पे देखो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, लाइक अगर L इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5 है, सॉरी n इज इक्वल टू तुम मानो कि 3 है, तो इस कंडीशन में तुम्हारे पास L क्या क्या हो सकता है, इस कंडीशन में L0 भी हो सकता है, L1 भी हो सकता है, L इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, तो डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो देखते हैं, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑफ कोर्स इसके पास सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल एज मेंशन्ड अर्लियर डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ n+l। इसको हमने काफी अच्छे से देखा हुआ है, तो उसमें परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिकली द डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी ऑन द ऑर्बिटल्स ऑफ n एंड l आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट सिंपल रूल इज दैट, और वो सिंपल रूल ये है जो हमने डिस्कस भी करा और मैं रीड भी कर रहा हूँ। लोअर द वैल्यू ऑफ n+l for an orbital, the lower is its energy. Okay, so if two orbitals have the same value of n+l, the orbital with the lower value of n will have the lower energy. Of course हमने ऊपर एग्जांपल देखा था ना 6d और 4f का। Now this illustrates that n+l rule and depicts the energy level of multi-electron atom. It may be noted that different subcell of a particular shell have different energies in case of multi-electron atoms. बट ये हाइड्रोजन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन में तो सिमिलर होता है ना, बिकॉज हाइड्रोजन में ओनली डिपेंडेंसी किस चीज पे होती है, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द एन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये रहा, देखते हैं इसमें क्या है। 1s है, यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स विद इंक्रीजिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल। तो यहाँ पे 1s है, तो n यहाँ पे क्या है, 1 है, s है 0, दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3। तुम इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो और तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो बस हम देख लेते हैं कि जिनके क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है बट एल जो है वो डिफरेंट है, उस कंडीशंस को बस हम 2 एग्जांपल देख लेते हैं कोई से भी। फॉर एग्जांपल हम 3s एंड 3p को देख रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पे भी n की वैल्यू है 3, बट जब तुम l की वैल्यू देख रहे हो तो यहाँ पे s है तो s की होती है 0, p है तो p की होती है 1। सो 3 + 0 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 की ग्रेटर होगी ना, तो तुम कह सकते हो कि जो 3p है हैज लोअर एनर्जी देन, सॉरी 3s 3p। इन चीजों को छोड़, मैं बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 3p है इसकी हायर एनर्जी होगी एज कंपेयर टू 3s। ओके, इस चीज को नोट डाउन कर लो। बाकी जो ये 3p से है ना, 3p से हायर एनर्जी किसकी होगी, 4s की होगी, 4s से हायर एनर्जी किसकी होगी, 3d की होगी। तो तुम्हें बस n+l रूल को याद रखना है, बाकी तुम्हें ये सब डाटा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तुम खुद से कर सकते हो अगर तुम्हें रूल पता है तो। Now lastly, it may be mentioned here that energy of the orbitals in the same subcell decrease with increase in the atomic number Z effective. तब देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जो 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम is greater than the 2s orbital of lithium and that of lithium is greater than that of the sodium and so on. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, energy of 2s of hydrogen greater than energy of 2s of lithium greater than energy of 2s of sodium and then potassium. So this is quite important और इससे क्वेश्चंस क्रिएट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, बिकॉज ये थोड़ा एक्सेप्शनल सा केस है और यहाँ पे दिखता भी नहीं है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बने भी नहीं है अभी तक आई थिंक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पे जो 2s ऑर्बिटल होते हैं डिफरेंट एटॉम्स की, उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ द जेड इफेक्टिव। तुम याद रखना सकते हो, जेड इफेक्टिव कह लो या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कह लो। तो तुम याद रखना जो हाइड्रोजन के लिए 2s होगा उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, और जैसे जैसे तुम नीचे की तरफ जाओगे पेरियोडिक टेबल में, वर्टिकल ग्रुप में जाओगे नीचे की तरफ, वैसे वैसे इसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, नाउ लेट्स चेक द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटॉम। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट रूल्स फॉलो होते हैं जब तुम ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में फिल करते हो। तो पहला रूल जो है वो तो अबाउ फॉलो होता है कि किस एनर्जी के हिसाब से डालना है, देन पॉलीज रूल फॉलो होते हैं, देन तुम्हारे हुन्स रूल फॉलो होते हैं। तो डिफरेंट रूल्स हैं जिसको हम देख लेते हैं अभी। सो लेट्स रीड दिस। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटॉम्स takes place according to the above principle, which is based on the Pauli's exclusion principle, the Hund's rule of maximum multiplicity and the relative energy of the orbital. तो तुम्हें ध्यान देना है, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है
ऑर्बिटल में किसी भी एटॉम के, वो डिपेंड करता है अफबाउ प्रिंसिपल पे, इसके अकॉर्डिंग चलता है। बट ये जो अफबाउ प्रिंसिपल है ना, ये खुद डिपेंडेंट है या बेस्ड कह लो किस पे, पॉलीज एक्सक्लूजन पे, हुंड्स रूल पे, और रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल पे। तो इन तीनों पे बेस्ड है कौन, अफबाउ इन तीनों पे बेस्ड है, और अफबाउ के हिसाब से ही फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो लेट्स चेक द अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं। द वर्ड अफबाउ इज अ जर्मन मीनिंग बिल्डिंग अप। तो ये रहा वो स्टेटमेंट। अबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। द बिल्डिंग ऑफ ऑर्बिटल मीन्स द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद द इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बेस्ड किस पे होते हैं, पॉलीज पे, हुंड्स पे और रिलेटिव पे। सो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटॉम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। वी ऑल नो दैट कि ये कैसे फिल होता है। तो अब इनकी जो इंक्रीजिंग एनर्जी होती है उसकी ये टेबल यहाँ पे दे रखी है, जिसको हम अभी आके देख लेते हैं नीचे। सो फर्स्ट रीड दिस, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, उसके बाद वो नीचे की तरफ आते हैं तो हायर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एनर्जीज ऑफ अ गिवन ऑर्बिटल डिपेंड किस पे करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर इफेक्ट करते हैं बड़े एक्सटेंट पे। सो देयर इज नो सिंगल ऑर्डरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विच विल बी लाइक यूनिवर्सली करेक्ट फॉर ऑल एटॉम्स। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए खुद अलग हो जाता है, तो बाकियों के लिए क्या ही बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स रीड दैट। Howsoever following orders of energies of the orbital are extremely useful, तो ऐसा कुछ है। तो सबसे जो लोअर है यहाँ पे 1s है, देन 2s 2p ऐसे की तरफ इंक्रीज होते चला जा रहा है। ओके, तो उसको ध्यान देना। तो ये रिमेंबर करने का तरीका है, या इस तरीके से कर लो या इस तरीके से भी कर सकते हो, लाइक 1s 2s 2p 3s 3p 3d, देन लिखो यहाँ पे 4s 4p 4d 4f। अब तुम जब सबसे लोअर एनर्जी की तरफ जाओगे, इट विल बी लाइक दिस 1s then 2s then 2p then 3s then 3p then 4s then 4d then 4p, सॉरी then 3d then 4p। उसके बाद तुम ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ते चले जाना। ओके, मैं बस एक जनरल तरीका बताया, तुम ऐसे भी जा सकते हो और वैसे भी आ सकते हो। और अगर याद कर सकते हो तो सबसे बेटर, क्योंकि तुम ड्रॉ तो कर नहीं पाओगे ना हर जगह। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ओके, तो याद कर लो तो वही बेटर है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसका डेफिनेशन था, और उस फिलिंग ऑफ कैसे एनर्जीज है उस पर डिपेंडेंट है। नाउ लेट्स मूव दैट। द डायरेक्शन ऑफ एरोस गिव्स द ऑर्डरिंग ऑफ फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वो हमें पता है। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टॉप। अब ये मतलब नहीं है हमें कि राइट टॉप से या लेफ्ट टॉप से, इससे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, सबके अपने तरीके होते हैं। बस हमें यह पता रखना है कि हमें कैसे एनर्जीज को फिल करना है। यू हैव टू कीप दिस ऑर्डरिंग इन आवर माइंड। ओके, तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम मस्ट चूज बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल एंड आर प्रिडिक्टेड बाय द सीक्वेंस। इट इज फाउंड दैट 4s ऑर्बिटल में अवेलेबल है वो 4s ऑर्बिटल में। ऑफ कोर्स अगर तुम पेरियोडिक टेबल के हिसाब से भी देखो तो ये ऐसा होता है ना, तो ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, और ये पोटेशियम जो है 4s है। So the above order should be assumed to be rough guide to the filling of energy level. In many cases, the orbitals are similar in energy, and small changes in the atomic structure may bring out the change in the order of filling. यानी कि कह रहा है कि तुम इस चीज को याद तो रखो, बट उतने भी डीपली मत याद रखो कि तुम बाकी दूसरे कंडीशंस को ना देख पाओ, क्योंकि कई बार एक्सेप्शंस में इन्वॉल्व होते हैं इनमें। So even then, the above series is useful to guide the building of the electronic structure of the atom provided. So it is remembered that exceptions may occur. We know that chemistry is all about exception, so nothing to worry. So let's move to the next topic, that is the Pauli's exclusion principle. Okay, so Pauli's exclusion principle में क्या होता है कि इसमें ये होता है ना कि जो 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो सारे के सारे सिमिलर नहीं हो सकते। अगर तुम कॉमन लैंग्वेज में बात करो तो इसका मतलब ये होता है। चलो रीड करते हैं। The number of electrons to be filled in various orbitals are restricted by the exclusion principle. तो ये जो restriction है ना, because of the exclusion principle है, so given by the Austrian scientist and his name was Wolfgang Pauli. According to this principle, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. अब सपोज करो कि कोई एग्जाम्पल लो कि जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे। बाकी के 3 सेम हो भी सकते हैं, मैं मान लूँ n l और m, बट जैसे तुम स्पिन पे आओगे ना तो उसमें क्या होगा, उसके पास तो अपोजिट स्पिन होता है, तो
एक डिफरेंस तो क्रिएट हो ही जाता है ना. नाउ Pauli exclusion principle can be stated that only two electrons may exist in the same orbital and these electrons must be in the opposite spin, like plus 1 by 2 comma minus 1 by 2, like this. Okay, this means that the two electrons can have the same value of three quantum number, that is n, l और m जो मैंने ऊपर बता रखा है तुमको, but must have the opposite spin in the quantum number जब तुम बातें करते हो spin quantum number की. So the restriction imposed by Pauli exclusion principle on the number of electron in orbital helps in calculating the capacity of electron to present in any subcell. तो ये पॉलीज की भी कुछ अपनी इंपॉर्टेंस है ना. तो इसकी इंपॉर्टेंस में इसने ये लिखा है कि इसकी वजह से the restriction imposed by Pauli's principle on the number of electrons in an orbital help कैसे हो रहा है इसके लिए in calculating the capacity of electron to be present in any subshell. Okay, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. For example, subcell 1s comprise of one orbital and thus maximum number of electrons present is in 1s subcell can be 2. In p and d subcell the maximum number of electron can be 6 or 10 and so on. This can be assumed that देखो ये बातें और फॉर्मूले रटने से पहले सिंपल सी बात है. s में एक ऑर्बिटल होता है तो उसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना. p में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं तो मैक्स टू मैक्स इसके पास कितने हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. d में आओगे तो इसके पास 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं. ओके, और जब f में आओगे तो वहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2n² की वैल्यू बता रहा है. ओके, तो जब सिंपली n² होता तो वो क्या बोलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का वैल्यू. बट जब तुम बातें करो 2n² तो ये क्या बता रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल. याद रखना. ओके, बट जब तुम सबसेल की बातें करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबसेल, तो सबसेल क्या होता है फॉर एग्जांपल 3p, तो एक सबसेल है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला याद कर लो, जरूरत तो नहीं है बट मैं लिख दे रहा हूँ 2l + 1. तो यहाँ पे p है तो p का वैल्यू 1 होता है तो लाइक 2 + 1 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6. यानी कि 3p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये 3p कुछ नहीं है बस एक सबसेल है. बट जब तुम सेल की बातें कर रहे हो तो सेल में क्या होता है, सेल में होता है लाइक n = 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो तुम्हें यहाँ पे 2s को भी कंसीडर करना होगा, 2p को भी कंसीडर करना होगा. तो अगर तुम 2 के बारे में बातें करते हो तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे s वाले और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे p वाले. तो ऐसे करके तुम याद कर सकते हो. नाउ लेट्स चेक द ह्यून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब ये क्या बोल रहा है, the rule deals with the filling of electron into the orbital belonging to the same subcell. okay, सपोज करो कि ये एक सबसेल है, ठीक है, p का. सोचो कि ये 3p है. तो जब तुम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो तुम ऐसे नहीं फिल करोगे. सपोज करो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो तुमने ऐसे फिल कर दिया 1 2 3 4, तो ये गलत हो जाएगा. तुम्हें जब भी फिलिंग करनी है तो सबके साथ बराबरी में करनी है. पहले तुम तीनों को एक एक दो, फिर चौथे को ऐसे प्रोवाइड करो. तो बस सोनसिसी को बोलता है. तो अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं. The orbitals belonging to the same subcell, that is orbital of equal energy, is called the degenerate orbitals. So these three are the degenerate orbitals. It states that pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subcell like p d हो या f हो does not take place until each orbital belonging to that subcell has got one electron each, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया. Okay, since there is 3p 5d and 7f orbital, therefore pairing of electron will start in the p then d and then f orbitals with the entry of 4th 6th and 8th electron respectively. यानी कि पेयरिंग सपोज करो कि d में कब होगा, जब उसके पास मिनिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब तुम कह सकते हो कि एक पेयरिंग क्रिएट होगा. कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन्स पांचों ऑर्बिटल्स को देने हैं, देन छठा इलेक्ट्रॉन तुम एक ऑर्बिटल को देखो तब तो यहाँ पे पेयरिंग क्रिएट हुआ ना. बस ये इसी बात को बोल रहा है. सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द हाफ फिल्ड एंड द फुली फिल्ड डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. और इसकी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री. तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे एजर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं काफी इजिली. नाउ दिस इज टॉपिक
2.6.5 दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉम्स। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा अलग सा है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें लाइन टू लाइन फॉलो करने से उतना फायदा नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ नोट डाउन करना है एक्सेप्शंस, बिकॉज तुम्हें यहाँ पे अगर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं ना तो इस कोई स्टेटमेंट नहीं पूछने वाला, क्योंकि स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं होने वाला है। यहाँ पे वी आर गोइंग टू रीड कि हमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसी एटॉम के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो चलो देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल ऑफ एन एटॉम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इफ वन कीप्स इन माइंड द बेसिस रूल्स, जैसे कि हमें फिल करना है उसके बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो नोटेशन के लिए देखते हैं, दैट इज SAPBDC। तो एक नोटेशन है, तो जैसे कि सपोज करो कि S P और D तुमने ऐसे सामने रखा, उसके बाद तुम इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करना स्टार्ट करते हो। तो हम देखते हैं बुक का कोई एग्जाम्पल और उसको खुद के तरीके से करते हैं, फिर बुक से कंपेयर कर लेते हैं। सो इन द फर्स्ट नोटेशन द सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिस्पेक्टिव लेटर सिंबल and the number of electron present in the subcell is depicted as the supersubscript like A, B, C, etc. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट यूज करा इसने। The similar subcell represented by different cell is differentiated by writing the principal quantum number before the respective subcell. Okay, so in the second notation, each orbital of the subcell is represented by a box and the electron is represented by up head arrow और एक down head arrow, ठीक है, पॉजिटिव स्पिन एंड द नेगेटिव स्पिन। सो द एडवांटेज ऑफ सेकेंड नोटेशन इज ओवर द फर्स्ट। ये सब बेकार की बातें हैं, इसको हटाओ। चलो हम सीधा एग्जाम्पल को ही देखते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन के फिलिंग के लिए कैसे करोगे? तो हाइड्रोजन में वी नो दैट कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक किस में जाएगा? 1s में जाएगा, लाइक दिस। जब तुम हीलियम में आओगे तो हीलियम में क्या होता है? हीलियम इज लाइक 1s2। तो इसको जब तुम फिल करोगे तो ये क्या होगा? ऐसे फिल होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बुक के हिसाब से, दैट इज 1s और दैट इज 2s। यहाँ पे देख रहे हो अपोजिट स्पिन है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, अब यहाँ पे थर्ड एलिमेंट लिथियम के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट लिथियम के लिए कैसे तुम पुट डाउन करोगे? तो लिथियम क्या होता है? लिथियम इज लाइक 1s2 2s1। तो देखो यहाँ पे पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन किसने डाला है, फिर तीसरे में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को डाला है। फिर जब तुम बेरिलियम की बातें करते हो तो बेरिलियम क्या होता है? 1s2 2s2 होता है। तो ये कैसे होगा? लाइक दिस 1 2 1 2। तो यहाँ पे बस हमें जनरली रूल्स के हिसाब से चलते हुए आना है, तो दैट इज नॉट दैट टफ। यहाँ पे हम नाइट्रोजन को देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे देखो 2 + 2 4 + 3 7। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7, जो कि नाइट्रोजन में होते हैं। तो जब तुम इसको फिलिंग करोगे ना, तो लाइक 1s2 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, देन 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। यहाँ पे हुंड्स रूल फॉलो हो रहा है, ध्यान रखना। जब लेकिन तुम 2p3 में आते हो तो वी नो दैट कि यहाँ पे जब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं p ऑर्बिटल के पास, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। तो तुम देख सकते हो कि हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जा रहा है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, हाफ फिल्ड सबसेल कह लो या सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जा रही है। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। नाउ तुम ऑक्सीजन में आते हो, तो ऑक्सीजन में पी के पास 4 हो जाता है ना, लाइक 1s2 2s2 2p4 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पेयरिंग क्रिएट हो जाता है, एंड लेटर ऑन तुम मूव आउट करते हो तो पेयरिंग आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे और कोई टफ नहीं है। यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू एर्गॉन कैन बी रिटन लाइक दिस। तो परेशान ना हो, तो चलो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये क्या बोलना चाहे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं Mn को। Mn को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट लाइक दिस 4s2 3d5, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं? पहले हम आर्गन को लिखते हैं, बिकॉज आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन आर्गन के बाद हम लिख सकते हैं लाइक 4s2 एंड 3d5। अब तुम लगातार तो लिखते हुए नहीं घूमते फिरोगे ना, लाइक 1s2 2s2 2p3 देन 3s2। कितना लिखोगे? उतना परेशान होने से अच्छा है कि जो उसका एक क्या बोलते हैं उसको, किसी नोबल गैस को पकड़ लो और नोबल गैस के हिसाब से लिख दो। जैसे कि तुमने पहले कंडीशन में क्या बोला है, यहाँ पे नियॉन को इसने पकड़ लिया, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो लाइक 3s1। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे मैंगनीज की बातें की, Mn की बातें की, तो इसके पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? इसके पास होते हैं लाइक 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास सबसे नजदीक कौन है? 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला नोबल गैस सबसे नजदीक है, दैट इज नथिंग बट आर्गन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा आर्गन। वेट अ मिनट,
यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, आर्गॉन ऐसे ब्रैकेट में डालो, देन सिंपली राइट लाइक दिस 4s2 3d5, ठीक है। नाउ लेट्स मूव दैट, ओके। The electron in the completely filled cell are known as core electron, and the electron that are added to the electronic cell with the highest principal quantum number is called the valence electron. तो इसको हाईलाइट कर लो कि किसको तुम क्या बोलते हो, कोर इलेक्ट्रॉन्स। कब बोलते हो, जब कंप्लीटली फिल्ड सेल्स होते हैं तो उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन इन्वॉल्व होते हैं, लाइक क्रोमियम इन्वॉल्व है और एक कॉपर में इन्वॉल्व है। बिकॉज क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 24 है। तो 24 के हिसाब से कैसे होना चाहिए था, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस कि आर्गन होता 18, देन 4s2 3d4। बट ये ऐसा होता नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये खुद में थोड़ी सी चेंजेस लाता है, और यहाँ पे 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इसने ह्यून्स रूल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। सिमिलर सॉरी अबाउ को, बिकॉज यहाँ पे इसने टोटली ऑर्बिटल्स को फिल नहीं करा ना, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे एग्जाम्पल तो इसने दिया होगा, हाँ, लाइक क्रोमियम एंड कॉपर देयरफॉर अडॉप्ट द D5 एंड D10 कन्फिग्रेशन। क्रोमियम में हाफ फिल्ड और कॉपर में फुल फिल्ड होता है, बिकॉज एक्सेप्शंस आर इन्वॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे लाइक P3 P6 D5 D10 F7 F14, तो ये हाफ फिल्ड है, कोई फुल फिल्ड है। तो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इनके पास क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। और जहाँ पे तुम एक्स्ट्रा स्टेबल बोलते हो ना, यानी कि उनकी एनर्जी कम है, ऑलवेज कीप इन माइंड जो स्टेबल होते हैं उनके पास एनर्जी कम होती है, और जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वहीं कूदते रहते हैं जिसके पास स्टेबिलिटी भी नहीं हो पाती, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लाइक स्कैंडियम टाइटेनियम। स्कैंडियम कौन होता है, 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, 4 5 6। तो इन सब के तुम फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई एक्सेप्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर शॉर्ट लिव्ड एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। तो इस चीज को ध्यान देना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नोन एलिमेंट एज डिटरमाइंड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आर टेबुलेटेड इन टेबल 2.6, जो कि अगले पेज में है, तो उसे हमें नहीं देखना। तो उसके मतलब नोट डाउन कर लो कि यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज होता है टू कैलकुलेट द दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट था, आफ्टर यूरेनियम क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, रेडियो एक्टिव होता है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है, बस। ना यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड द हाफ फिल्ड सबसेल। वो किस में हो रहे थे, लाइक सॉरी D5 D10 P3 P6, ये कौन से थे, हाफ फिल्ड थे, कोई फुल फिल्ड थे, तो उसके बारे में है। So the ground state electronic configuration of the atom of element always corresponds to the state of the lowest total electronic energy. So the electronic configuration of most of the atom follows the basic rule in the section 2.615 जो हमने देखा था, बाउ था, पॉली था, हंस था। So in certain elements such as copper और chromium जहाँ पे exception involved थे, because chromium को होना कुछ और था, but वो हो क्या जा रहा था, like 4s1 3d5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को अचीव कर रहा था D में, और जो कॉपर था दैट वाज 4s1 3d10, ठीक है। ऐसा कुछ सीन था इनका, और यहाँ पे तुम आर्गन लिख लो इनके आगे। सो वेयर द टू सबसेल्स 4s and 3d differ slightly in their energies and electrons shift from the subcell of lower energy 4s to the higher subcell of 3d। तो यहाँ पे बस यही था ना कि सपोज करो कि अगर मैं कॉपर की बातें करूँ तो कॉपर में क्या होना चाहिए था, अगर तुम प्रॉपर रूल फॉलो कर रहा होता कॉपर तो कुछ ऐसा होता 3d9। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन इस एस के पास से निकल के भाग जाता है हाइयर एनर्जी लेवल के पास, दैट इज डी के पास, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अटेन कर लेता है और अपनी एनर्जी को क्या करता है, लोअर कर पाता है। बस यही सिंपल सी बात है। नाउ प्रोवाइडेड सच अ शिफ्ट रिजल्ट इन ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ द सबसेल ऑफ हायर एनर्जी गेटिंग ईदर कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर गिवन, जो मैंने बता दिया, एंड they are not like 3d4 4s2 and 3d9 4s2, ये भी हमने देख लिया है। So it has been also found that there is extra stability associated with the electronic configuration।
और भी एक कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ पाती है, तो वो कुछ 3 चीज़ें हैं जो नेक्स्ट पेज में दे रखा है, तो उसको हम देख लेते हैं। सो द कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स, तो कौन कौन से रीजंस हैं? सो द फर्स्ट वन दैट इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम हाफ फील्ड के बारे में बातें करो, हम पी के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक देख रहे हो ना, काफ़ी हद तक एक सिमेट्री क्रिएट हो पा रहा है। बट अगर तुम किसी पेयर्ड पी ऑर्बिटल के बारे में बातें कर रहे होते, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं था। फॉर एग्जाम्पल P4 में यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, बट जब तुम P3 के बारे में बात कर रहे हो, तो बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्रिएट हो जा रहा है। सो इट इज वेल नोन दैट द सिमेट्री लीड्स द स्टेबिलिटी। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी, वेट अ मिनट, जहाँ पे भी सिमेट्री मिले वो तुम्हें क्या तक ले जाता है? ये तुम्हें स्टेबिलिटी तक ले जाता है। यानी कि ये क्या कर रहा है? ये तुम्हारी एनर्जी कंटेंट को डिक्रीज करा दे रहा है। ओके, सो द कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबसेल्स हैव द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in them and therefore they are more stable. Okay, so electron in the same subcell like 3D have equal energy but different spatial distribution. तो इस चीज को ध्यान देना कि भले ही इलेक्ट्रॉन सब मतलब सेम सबसेल के अंदर हो, लाइक 3D के अंदर है, बट इनके पास क्या है? एनर्जी तो इक्वल है, बट उनके जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। सो देयर शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर sorry, electrons are more strongly attracted by the nucleus. Okay, sorry for the inconvenience. ओके, तो यहाँ पे तुम देखते हो सिमेट्री की वजह से स्टेबिलिटी जो क्रिएट हो रहा है, और दूसरा जो होता है ना स्टेबिलिटी, वो होता है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी। तो उसे देख लेते हैं। द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, अब हम बातें किसके बारे में खोल रहे हैं? हम लोग बातें कर रहे हैं एक्सचेंज एनर्जीज के बारे में। The stabilizing effect arises whenever two or more electrons with the same spin are present in the degenerate orbitals. Degenerate orbitals वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होता है, वो सेम सबसेल को होते हैं। So these electron tends to exchange their position and the energies released due to this exchange is called the exchange energy. तो तुम देख सकते हो, सपोज करो कि यहाँ पे 4 एक्सचेंज हो पा रहे हैं, किसकी वजह से? बाई इलेक्ट्रॉन 1। यानी कि यहाँ पे सोचो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 था, तो ये इससे भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। और ये कर क्यों पा रहा है? बिकॉज इनके जो स्पिन है ना वो सेम है। तुम खुद देखो ना, ये अपर स्पिन है, अपर स्पिन, या तुम कह लो कि पॉजिटिव स्पिन के बारे में जब तुम बातें कर रहे हो, तो इनका हेड अप है। सो द नंबर ऑफ एक्सचेंज दैट कैन टेक प्लेस मैक्सिमम व्हेन द सबसेल इज इधर हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कब ज्यादा एक्सचेंज हो पाते हैं? सिंपल सी बात है, जब हाफ फील्ड होगा, जहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, वहीं पे तो एक्सचेंज हो पा रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी कहाँ पे क्रिएट हो पा रहे हैं? जहाँ पे स्टेबिलिटी उसकी हाफ फील्ड है या कि कंप्लीटली फील्ड है। एंड दैट इज वाई वी आर एबल टू से दैट कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो पा रही है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी। सो कीप इन माइंड, as a result the exchange energy is maximum and so is the stability. Now, you have noticed that the exchange energy is the basis of Hund's rule that electrons which enter orbitals of equal energy have parallel spin as far as possible. Here, parallel spin is required because exchange energy similar spin में ही हो पाता है, and also it is based on the Hund's rule. तभी तो एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल को दे रखा है। Okay. So the stability of half filled or completely filled subcell is due to relative small shielding. The second point, smaller the coulombic repulsion energy. Third, larger the exchange energy. So ये 3 points हैं जिसके ऊपर stability dependent है. So you should note that. Now यहाँ पे देखो कैसे एक्सचेंज एनर्जी यूज हो रहा है। 3 एक्सचेंज एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन सेकेंड के पास, 2 इलेक्ट्रॉन के पास, 2 एक्सचेंज एनर्जी होगा थर्ड इलेक्ट्रॉन के पास, और 1 एक्सचेंज एनर्जी होगा फोर्थ के पास। ओके, तो ये कब है? जब हम हाफ फील्ड के बारे में बातें कर रहे हैं तब। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब बाकी के जो पेजेस हैं इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है सारे एलिमेंट्स का। तो यू नो दैट कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम इन्वॉल्व है, कॉपर में इन्वॉल्व है। ओके, सो यू शुड डू दैट। यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है जिसको बताना पड़े। ये देखो, element with atomic number 112 and above have been reported but not yet fully authenticated and named. कैसे होता है? U U B un un by M.
सो दिस इज द समरी. इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, मैंने देख लिया है, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑफ अबाउट 40 पेजेस, तो एक पेज का समरी क्या ही कर लेगा. ओके, सो इन टोटल ऑफ 3 लेक्चर्स वी आर एबल टू कंप्लीट दिस लॉन्ग चैप्टर, जो कि अराउंड 40 पेजेस का था. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड. You may like and comment and subscribe and stay connected. Bye.